बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार से सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार और ख़ूबसूरत मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिनके हवाले से बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना, उन पर तवज्जो देना और फिर उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज का पहला टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जिसके हवाले से इन डिटेल गुफ्तगू होगी हमारे प्रोग्राम में, वो है नौजवानों के हवाले से। नौजवानों के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको आए दिन हम हाईलाइट करते हैं, ट्रिगर आउट करते हैं, उनके हवाले से डिस्कशंस करते हैं, उनके कॉजेज़ जानते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स जानते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि उन मसाइल का कोई ना कोई हल निकाला जा सके। और जब हल की जानिब आते हैं तो यकीनन फिर ऐसी बातें, ऐसे टिप्स, ऐसी रेमेडीज़ सामने आती हैं जो कि काबिल अमल बनाई जा सकें और नौजवानों के मसाइल को किसी हद तक कम किया जा सके। आज जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है नौजवानों में मनशियात का बढ़ता हुआ रुझान। इसकी क्या रीज़न्स हैं, सबसे पहले तो हम उसके ऊपर बात करेंगे और जब रीज़न्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रिगर आउट करेंगे, रीज़न्स जानने की कोशिश करेंगे, कॉजेज़ जानेंगे, वजूहात जानेंगे, ये जानेंगे कि क्या रीज़न्स हैं, क्यों नौजवानों में मनशियात का ये रुझान बढ़ता चला जा रहा है, फितरतन बढ़ता चला जा रहा है, आदतन बढ़ता चला जा रहा है, ट्रेंड है सोसाइटी का, फ़ैशन के तौर पे जो है वो नौजवान मनशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये रुझान किस तरह से जो है उनकी सेहत के लिए नुकसान का सबब बन रहा है, इसके ऊपर भी हम जो है वो ज़रूर फोकस करेंगे। साथ ही साथ जब हम वजूहात जानेंगे, जब हम कॉजेज़, रीज़न्स फाइंड करेंगे तो डेफिनेटली हम सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करें और ये जान सकें, ये बता सकें कि नौजवान किस तरह से इस बढ़ते हुए रुझान को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। पेरेंट्स के हवाले से बात होगी कि वालिदैन कैसे अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, नौजवानों को रहनुमाई फराहम कर सकते हैं और बच्चों की तरबियत में ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनकलकेट कर सकते हैं जो कि आने वाले वक्त में उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सके, उन्हें पता चल सके कि उनके लिए सही क्या है, उनके लिए क्या गलत है, उनकी जिस्मानी सेहत किस तरह से बेहतर हो सकती है और ज़हनी सलाहियतों को निखारने के लिए क्या क्या जो है वो उन्होंने आदत अपनानी है, किन ग्राउंड्स पर जो है उन्होंने मेहनत करनी है, एफर्ट करनी है और किस तरह से इन आदत को मेंटेन करना है। जबकि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी इसी से रिलेट करता है। माशरती तरक्की के हवाले से हम जानेंगे कि माशरती तरक्की में जिस्मानी सेहत का क्या किरदार है, ज़हनी सेहत का क्या किरदार है, क्योंकि जब भी हम सेहत की बात करते हैं तो जिस्मानी सेहत हो या ज़हनी सेहत हो, इन दोनों को साथ लेकर चलना है, इन दोनों पे तवज्जो देनी है, इन दोनों की अहमियत को वाज़ेह करना है और फिर इनका ख्याल रखना है और फिर जो है वो हमने इसके लिए भी अपना किरदार अदा करना है, एफर्ट करनी है। कैसे कर सकते हैं, इन दोनों टॉपिक्स पे जो है वो हम बात करेंगे। हमेशा की तरह कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप इन दोनों टॉपिक्स के हवाले से हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर आपके माइंड में कोई सजेशन हो जो कि हमारे आप गेस्ट के साथ शेयर करना चाहें, लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, इन दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड कोई सोल्यूशन उनके माइंड में हो, कॉजेज़ हमारे साथ शेयर करना चाहें, कुछ रीज़न्स हमें जो है वो बताना चाहें, तो आप भी लाइव कॉल्स के ज़रिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगाज़ में हमेशा की तरह मेहमानों से मुलाकात होगी, उनका तारुफ होगा, गुफ्तगू का आगाज़ होगा, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं मौसम की। मौसम में जो एक खुशगवार तब्दीली आई है और यकीनन हर कोई इससे महजूज हो रहा है, तो ये देख लेते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनिमम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। इस्लामाबाद के बाद बात करेंगे लाहौर की। मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची की बात हो जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची के बाद रुख करेंगे पेशावर का। मैक्सिमम टेम्परेचर 36 और मिनिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अहवाल जान लेते हैं कोयटा का। मैक्सिमम टेम्परेचर 30 और मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
जी अब फिर बात हो जाए गिलगित बल्तिस्तान की। मैक्सिमम टेम्परेचर 21 और मिनिमम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की। मैक्सिमम टेम्परेचर 30 और मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी मौसम की सूरत हाल आपने जानी। आज के दोनों टॉपिक्स के हवाले से भी हम आपको बता चुके हैं। गुफ्तगू का आगाज करने जा रहे हैं, मेहमानों का तारुफ कराएंगे। आज के पहले टॉपिक के हवाले से बात होगी जिसमें हम नौजवानों के मसाइल को जानेंगे और नौजवानों के अंदर बढ़ता हुआ मनशियात का जो इस्तेमाल है, इसके असबाब क्या हैं, उनके हल क्या हैं, इसकी जानिब भी ज़रूर हम जो है वो तवज्जो देंगे। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करें जाहिद शफीक साहब जो कि टोबैको कंट्रोल एक्सपर्ट हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवी का। जाहिद साहब के साथ हमारे आज के एक और मेहमान मोटिवेशनल स्पीकर हैं मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब, आपको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। बहुत शुक्रिया आपके आने का। आज की तीसरी मेहमान, उनका तारुफ कराते हैं और उनको वेलकम करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आप सब उनको जानते हैं, वजीहा जफर, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है वजीहा? अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम को एंजॉय कर रही हैं? बिल्कुल। मौसम में जो ये खुशगवार तब्दीली आई है, इसका भी हमारी जहनी सेहत, हमारी जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने में किरदार है। इस पर यकीनन हम बात करेंगे। आगाज कर लेते हैं जाहिद साहब से। जाहिद साहब, ये जो हमारा आज का पहला टॉपिक है, नौजवानों के मसाइल हम जान रहे हैं और बढ़ता हुआ मनशियात का जो इस्तेमाल है, क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बेसिकली हमारी पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है मेजॉरिटी उसमें यूथ की है और यूथ के पास अपना टाइम या अपनी एनर्जी सर्व करने के लिए क्या एवेन्यूज़ हैं जिस पे वो अपनी टाइम और एनर्जी सर्व करते हैं। और दूसरा, हमारी यूथ आइडियलाइज किस चीज़ को कर रही है और वी बीइंग द सोसाइटी हम क्या चीज़ पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं, क्या सोसाइटी इमेज पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। हमारे पास एडिक्शन डिफरेंट लेवल्स की हैं हमारी यूथ में। असल में जब उनको खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं मिलेगा, देखने के लिए एक टैब मिल जाएगा तो वो अपने कमरे में बैठ के सारी दुनिया उस पर देख सकते हैं, लेकिन वो एनर्जी जो उनके अंदर है वो उस टैब के थ्रू वो एग्जर्ट नहीं कर सकते। दे नीड अ प्लेग्राउंड फॉर दैट। एडिक्शन हमारे पास बहुत इजी अवेलेबिलिटी पे और जो एग्जर्शन के एलिमेंट्स हैं, जो नेचर के क्लोज रहने के एलिमेंट्स हैं या जो आइडियल एक माशरा बनता है उसके जो एलिमेंट्स हैं उसका थोड़ा सा फुकदान है हमारे पास। तो अगर हम देखें तो हमें मार्केट में बाकी सारी चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन खेलने के लिए बच्चे को प्लेग्राउंड के लिए पूरा शहर घूमना पड़ता है। या तो उसको स्कूल में मिलेगा या तो उसको शहर के किसी ऐसे जगह पे मिलेगा जहाँ तक उसकी रसाई मुश्किल हो जाएगी। और इसके बरक्स अगर हम देखें तो जो जिन चीज़ों से उसको उसकी एडिक्शन या उसका टाइम जिस चीज़ों पर स्पेंड होना है वो उसको ईजी अवेलेबल या एट डोर स्टेप मिल रही। लेट्स सपोज गेमिंग्स है, सही है, वो उसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकता है, घर में बैठ के भी खेल सकता है, सारा कुछ कर सकता है। इस तरह मंशियात की जो अशिया हैं उसकी एक्सेस बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है हमारी सोसाइटी में। उस एक्सेस की वजह से और उसकी चीप कॉस्ट की वजह से उसकी तरफ हमारी यूथ बढ़ भी रही है। दूसरा, उनको अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं मिल रही या वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे उस तरह, तो वो भी एक मसला है जिसकी वजह से डिप्रेस होकर एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। डिफरेंट किस्म की एडिक्शन है, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं एक मिनिमम लेवल तंबाकू से या नस्वार से या स्मोकलेस टोबैको से, इस तरह से स्टार्ट होती है और एंड्स अप टिल बहुत ड्रास्टिक ड्रग्स हैं जिसमें हमारे नौजवान एंड अप कर रहे हैं। और आजकल इस ड्रग्स का रेशो भी काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। आए दिन इसके हवाले से हम मुख्तलिफ अखबारात में हम इस तरह से न्यूज़ सुन रहे होते हैं कि बच्चे इतना एडिक्ट हो गए कि फिर वो डेथ की तरफ ही जाना शुरू, और बहुत छोटी एज से एडिक्ट होना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि जो जिन लोगों को आइडियलाइज कर रहे हैं, जो चीज़ देख रहे हैं, आप देखें सोशल मीडिया पे आप देखें या आप बाकी मीडियाज़ पे देखें, आइडियलाइज किसको कर रहे हैं? एक्टर्स को, इन चीज़ों को, और वो फॉर सर्टेन कमर्शियल पैकेजेस में काम कर रहे हैं। अब उनकी जो लेविश लाइफस्टाइल है उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करके उधर तक पहुंचना पड़ता है। जब आप शॉर्टकट्स लेते हैं तो शॉर्टकट्स इज़ नॉट ऑलवेज गुड फॉर यू, दे एंड अप यू इन ट्रबल। तो मसला यहाँ पे आता है कि हम आइडियलाइज किस चीज़ को कर रहे हैं और उसके लिए कौन सा पाथ सेलेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, गाइडेंस क्या आ रही है, बिल्कुल किस तरह से गाइडेंस कहाँ से मिल रही है। हमारी यूथ के पास अभी जो मसला आ रहा है उनका ना एक वैसा लिंक है अपने टीचर या साथी के साथ और ना अपने पेरेंट्स के साथ दोस्ताना ताल्लुक है कि जिसमें उनको फ्रेंडली तौर पे एक गाइडेंस मिल सके। कुछ हमारे माशरे की नॉर्म्स ऐसी हैं कि जब बच्चा जवान हो जाता है तो पेरेंट्स उसके साथ थोड़ा सा हिचकिचा के बात करते हैं, उस तरह फ्रेंडली बात नहीं करते या उसको उस तरीके से गाइड नहीं करते। इधर बच्चे का अपने भी माइंडसेट थोड़ा ऐसा होता है, एग्रेसिव होता है कि वो ज़्यादा सुनना भी नहीं चाहता उस चीज़ के बारे में,
और अगर उसको किसी नेगेटिव चीज़ पे पॉइंट आउट करें तो वो उस पर ऑफेंड हो जाता है। तो वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट उसके लिए नहीं क्रिएट होता, ना घर पे और ना बाहर। अच्छा, ये जो रीजंस हैं इनको हम इन डिटेल जानेंगे कि कौन कौन सी रीजंस हैं, आपकी नज़र में क्या है, फिर सॉल्यूशंस की जाने भी डेफिनेटली चाहेंगे। मैं चाह रही हूँ कि हम बाकी पार्टिसिपेंट्स की जाने भी बढ़ें और उनसे भी आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ कहें कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। जी वहाब साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूँगा, आपने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टॉपिक चुने हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, जब हम नौजवानों में बढ़ते हुए मंशियात के रुझान की बात करते हैं तो मेरा जो एनालिसिस है उसमें हमें दो क्लासेस में नौजवानों को डिवाइड करना पड़ता है। ठीक। एक वो जो है जो हैव्स हैं, दूसरे जो हैव नॉट्स हैं। ठीक। और जो हैव नॉट्स में अगेन उसमें एक क्लास तो वो है जो वेल टू डू क्लास है और एक क्लास वो जो है स्पेशली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़ रही है और एक उसके बाहर है। जब हम हैव नॉट्स की बात करते हैं तो उसमें अगेन यही दो लेवल्स हैं। जब हम रिच पीपल हैं, अब मैं अच्छे स्कूल्स की आपको मिसाल देना चाहूँगा। बिकन हाउस है, सिटी स्कूल है, SLS है, रूट्स है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यहाँ पे जो बच्चे हैं, मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा ये है कि इनके पास सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है। हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो तालीम तो दे रहा है, ठीक। तालीम के साथ उनको एक हाई फाई कल्चर में ग्रो कर रहा है। उनको जो मोरालिटी है, जो एथिक्स हैं, उनकी साइड पर ट्रेन नहीं कर रहा। ठीक। मैं इसका आपको कंपैरिजन इस तरह से दूंगा, आप बिकन हाउस में विजिट करें, एक बच्चे का जो आपके साथ बिहेवियर होगा वो आपके साथ बिल्कुल एट पार बात करेगा विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ एज सीनियरिटी। सही। आप एक अच्छे ऐसा स्कूल जो एथिक्स और मोरालिटी को भी साथ लेके चल रहा है, वहाँ पे बच्चों में एक टीचर के लिए जो एल्डर क्लास है उसके लिए एक रेस्पेक्ट है। तो अब इशू ये आता है कि जब अगर आप उनको मॉरली और रिलीजियसली ट्रेन कर रहे हैं तो उनको पता है कि क्या उनके डूज हैं, क्या उनके डोंट्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए जो रिच क्लास, चाहे वो इंस्टीट्यूशन के अंदर हो या बाहर हो, ठीक, उनके पास ये कि वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट, हमें कोई रोक नहीं सकता। सही। अच्छा, मंशियात को वो एक एक्सपीडिशन के तौर पे लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई लेट्स ट्राई, एक रुझान है कि कुछ ऐसा करो जो दूसरे नहीं करते। तो अब उसमें चूंकि वो जो हमारे जो हम प्लग करते हैं लूप होल्स के मजहब दरमियान में आए, क्या चीज़ अलाउड है, क्या चीज़ अलाउड नहीं है। मजहब से थोड़ा बाहर निकलें, एथिक्स है, मोरालिटी है, एथिकल दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक, वो उससे मावरा हैं। सही। अब इशू ये आता है जब वो इस लत में पढ़ते हैं, पेरेंटल गाइडेंस, टीचर्स गाइडेंस, टीचर्स साइड पर हो जाते हैं। टीचर्स कहते हैं यार हम इनसे बात करते हैं, ये तो हमें काट खाने को दौड़ते हैं। क्यों? वहाँ पे डिसिप्लिन अगर आप डीपली जाके देखें, डिसिप्लिन का वो लेवल नहीं है। ठीक। इशू ये आता है अगर खुदा न खास्ता बच्चा उस लत में पड़ गया है और एज पेरेंट आप उसको ट्राई करते हैं उससे बाहर लाने की, तो पेरेंट्स ने भी अपना इंटरेक्शन उस लेवल का नहीं रखा। ठीक। पेरेंट्स जो है आजकल मशीन की तरह मसरूफ़ हैं। इवन के जो हाई प्रोफेशनल्स हैं सुबह निकलते हैं वो घर से 8 बजे, रात को 10 बजे आते हैं, इतने थके हुए होते हैं कि उनके पास कोई टाइम नहीं होता। मदर्स अनफॉर्चुनेटली हमारी वो मदर्स नहीं जो आज से 20 साल पहले की मदर्स थी, जो वॉच रखती थी, गाइड करती थी। अभी उनकी सोशल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, दे हैव नो टाइम एट ऑल। नतीजा ये होता है बच्चे को कहीं से काउंसलिंग नहीं मिल रही, स्कूल्स में एथिकल ट्रेनिंग नहीं हो रही, रिलीजन कहीं इम्पैक्ट नहीं कर रहा। जो एक मस्जिद का रोल था कि बच्चा ये बड़ा जो मस्जिद में जा रहा है, 5 टाइम वहाँ पे नमाज पढ़ रहा है और वहाँ से जो वो चीज़ ले रहा है वो ये थी कि ज़िंदगी में आप गलत करेंगे तो गलत वापस आएगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा वापस आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अब आप मेजॉरिटी इवन के एल्डर से पूछें, भाई आप ये काम गलत क्यों कर रहे हैं, आप ये मिलावट क्यों कर रहे हैं, आप ये चोरबाजी क्यों कर रहे हैं, आप मंशात क्यों बेच रहे हैं, तो वो कहते हैं यार जब क़यामत आएगी तो देखा जाएगा। लिटरली दे हैव सॉर्ट ऑफ गॉट अ कॉन्सेप्ट कि शायद क़यामत नहीं आनी। तो नतीजा ये हो रहा है मंशियात का बच्चे फ्रस्ट्रेशन में जाके मंशियात ले रहे हैं। ठीक। उनको कहीं से गाइडेंस नहीं मिल रही। उसमें जब मज़ीद वो बढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चे डिजास्टर लेवल पे चले जाते हैं जहाँ पे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है। बिल्कुल। अच्छा, जो रिटर्न कर भी जाते हैं,
अगेन जाहिर है आप जब एक दफ़ा एक बैटल के दरमियान में बैटल हार जाते हैं और दोबारा रीबूट करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उसी विगर के साथ, उसी एनर्जी के साथ वापस आते हैं। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे जो वो होते हैं जो फेथ अपना लूज कर जाते हैं। उसके पीछे क्या रीजंस होती हैं उसको भी हम जरूर जानेंगे। वजीहा क्या कहना चाहेंगे? बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है। वहाब साहब ने भी बहुत अच्छा इनपुट दिया, जाहिद साहब ने भी बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया। तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा हम जो है इसी पैराडाइम में जाएं, फिर देखेंगे कि रीजंस क्या हैं, उसको किस तरह से जो है वो ट्रिगर आउट करना है, किनकी जिम्मेदारी है, फिर हम सॉल्यूशंस किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मेंशन किया कि बहुत अच्छा टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है और ये बहुत कॉमनली अब बहुत सारे चैनल्स पे और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में इसके ऊपर बात भी की जा रही है, क्योंकि पहले ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं थी और इसकी इतनी टाइप्स भी नहीं थी। अब तो इतनी टाइप्स आ चुकी हैं कि एक से दूसरे वे की तरफ बच्चा शिफ्ट हो जाता है। मेन यहाँ पे ना मैं अगर बात करूँ तो 3 चीज़ें हैं, एक पेरेंट, दूसरा जो है टीचर का रोल और थर्ड बच्चा खुद। मेन चीज़ ये है कि पहले बच्चा जो है पेरेंट्स के हाथ में होता है। जैसे बात की गई कि आप अगर थोड़ा सा देखिए हमारी डायरेक्शन बहुत कंफ्यूज्ड है, चाहे हम पेरेंट्स की बात करें, चाहे हम टीचर की बात करें, स्कूल सिस्टम की बात करें। और नेचुरल सी बात है जब ये 2 सिस्टम कंफ्यूजन का शिकार होंगे तो बच्चे की डायरेक्शन कैसे क्लियर होगी? सही। अब पेरेंट्स का रोल सबसे पहले आता है। पहले ज़माने में फिर भी बच्चे को 5 साल की उम्र में स्कूल भेजा जाता था, 5 साल तक बच्चे की घर में तरबियत की जाती थी। अब बच्चा 2.5 साल का, 2 साल का भी होता है तो उसको इंस्टीट्यूट्स में भेज देते हैं उसकी थोड़े से डेवलप करने के लिए कि बच्चे और ये वही 5 साल हैं कि जिसके हवाले से साइकोलॉजी कहती है कि बच्चे की पर्सनालिटी बिल्ड हो जाती है, उसकी आदत डेवलप हो जाती हैं, उसने बाकी जो काम करने हैं ज़िंदगी में वो तमाम तर उसका माइंडसेट एक तरह से बन जाता है। तो ये 5 साल या ये 3 साल, ये 2 साल जो हम डिवाइड कर देते हैं, इसका भी तो यकीनन असर होता होगा। देखिए साइकोलॉजी में एक चीज़ क्लियर है और मेरे ख्याल से ये हर पेरेंट को अब तो पता है कि 7 साल तक बच्चे की पर्सनालिटी बन चुकी होती है। उसके बाद आप उसमें चेंजेस लाते हैं, एनवायरमेंटल, जैसे कुछ पेरेंट्स हैं जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि गलती हो गई, वो बात की बात है। अभी हम ज़रा बेसिक के ऊपर आ रहे हैं कि 7 साल तक अगर आपको ये क्लियर है कि बच्चे की पर्सनैलिटी बन जाती है, हम 7 साल के बाद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि शायद बच्चे में अब शऊर आया है, अब हमें बच्चे को सिखाना है। आप जहाँ तक एडिक्शन की बात कर रही हैं, आप ये देखिए स्लो प्रोसेस है, अचानक नहीं बच्चा, अब वही एक ही स्कूल में अगर 4 बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक बच्चा रेजिस्ट करेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो भी उस चीज़ का शिकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट पे आप ब्लेमिंग नहीं कर सकते हैं, आपको सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करना है। तो पेरेंट्स का रोल सबसे पहले आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि हमें किस तरह की पेरेंटिंग करनी चाहिए। अब तो मैं इस बात पे हैरान होती हूँ कि फ्रेंडशिप वाला जो माहौल है उस पर हम फोकस करते हैं, हालांकि आप बच्चे को एक फ्रेंडशिप के साथ साथ अगर आपने कोई एथिक मॉरल वैल्यूज डेवलप करने हैं तो आपको बच्चे को रिस्पेक्ट सिखाने के लिए स्ट्रिक्टनेस भी शो करनी पड़ती है। लेकिन हम प्यार से हर चीज को हमने प्यार से हैंडल करना, इवन के कितने पेरेंट्स आते हैं हमारे बच्चे को डांट सुनने की आदत नहीं है। अगर हम उसको डांटेंगे तो वो घर छोड़ के चला जाएगा, वो हमसे बात नहीं करेगा, वो अपना कमरा लॉक कर लेगा। बच्चा ऐसे रीजन 7 साल 6 साल के बच्चे से पेरेंट्स डर रहे होते हैं कि ये खाना नहीं खाएगा, ये घर में फसाद खड़ा कर देगा। इस तरह के स्टेटमेंट्स पेरेंट्स के आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि पेरेंट्स ने सारा कंट्रोल उस बच्चे को दे दिया होता है। बच्चे को जो है पेरेंट्स कंट्रोल नहीं कर रहे होते, पेरेंट्स को बच्चा कंट्रोल कर रहा होता है। तो अब हमें बचपन में जब एक थप्पड़ पड़ता था तो हम उठते ही नहीं थे, और टीचर ने अगर पहले का जो डर था कि थप्पड़ पड़ जाएगा वो भी बहुत ज्यादा काम करता होता था। और टीचर को वो रिस्पेक्ट हासिल थी कि वो बच्चे को डांट सकते थे, मार सकते थे। ठीक है, स्कूल ने एक रूल बनाया, लेकिन स्कूल ने रूल पेरेंट्स के बिहेवियर के बेस पे बनाया। वो जो सिस्टम बना कि बच्चे को नहीं मारना क्योंकि पेरेंट्स ने उठ के इतने इश्यूज क्रिएट किए। तो पहले मैं हमेशा बेसिक चीज पे बात करती हूँ, पेरेंटिंग बेसिक चीज है। आप पेरेंटिंग पे कैसे क्या रूल्स अप्लाई कर रहे हैं वो मेन चीज है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना कंफ्यूजन का शिकार हो चुके हैं, और सारी कंफ्यूजन हमारी खुद की बनाई हुई है, क्योंकि हम अपनी सहूलत चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी पेरेंटिंग हो जिसमें हमारा इमेज भी अच्छा रहे, बच्चा हमारे साथ साथ हमारे पीछे पीछे रहे, और बच्चा बात भी माने और साथ में वो खुश भी रहे। इट्स नॉट पॉसिबल। आपको अब क्या हमारे पेरेंट्स ने कोई ट्रेनिंग ली थी? आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले कोई ट्रेनिंग होती थी? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, क्योंकि वो क्लियर थे अपने डायरेक्शंस में। अनफॉर्चुनेटली आजकल के पेरेंट्स और आजकल का जो स्कूल सिस्टम है वो क्लियर नहीं है अपने डायरेक्शंस में। इसकी क्या रीज़न है आपकी नज़र में? क्या वाकई पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, या फिर वो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होते चले जा रहे हैं कि बच्चे बस तालीम हासिल करें, तरबियत को देखा जाएगा, उसको थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, थोड़े टाइम बाद तरबियत खुद ही हासिल कर लेगा? अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं। पहले पेरेंट्स का फोकस बच्चे होते थे,
अब पेरेंट्स का फोकस अपनी ज़ात भी है, हम अपनी चीज़ें भी देखना है कि हमारी अपनी लाइफ भी कैसे मेंटेन रहे। बच्चे की अगर आपको तरबियत करनी है तो आपको अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आपको अपनी रूटीन को, अपनी ख्वाहिशात को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि ये हम एक्सेप्ट करना है कि ये इजी जॉब नहीं है। अगर ये इजी जॉब हो तो फिर तो हर एक घर में बच्चा बड़ा अच्छी तरबियत लेके ऐसे बड़ा हो रहा हो। आप देखें कि जो बच्चे जिनकी अच्छी तरबियत होती है उनके पेरेंट्स की कितनी एफर्ट होती है, कितने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनकी अपनी पर्सनालिटी आप देखें, उन पेरेंट्स की अपनी पर्सनालिटी कितनी स्ट्रांग होती है, वो पहले अपने आप को उस तरह बनाते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही अपनी पर्सनालिटी को कंफ्यूजन रखेंगे और जो चीज़ उस पर अप्लाई कर रहे हैं खुद वो नहीं करेंगे, मैं ये चीज़ क्यों इतनी डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि हम आगे जब डिस्कशन करेंगे ये बात मंशियात तक या और नेगेटिविटी तक कैसे पहुँचती है वो बेसिक से डिपेंड करता है। बिल्कुल आप बेसिक अगर कर दें नहीं अच्छी करें और आप 8 साल बाद ये बच्चा 12 साल में मंशियात का शिकार है और आप काउंसलर के पास जा रहे हैं, बिल्कुल ये आप ये समझे कि आपने जो है लिटरली ऑल इन वेन। बिल्कुल ऐसे ये वजीहा की बात को आगे लेकर चलते हैं। जाहिर साहब जैसे कि अभी वजीहा कही थी कि ये एक स्लो वे प्रोसीजर है कि बच्चा एक दिन में जो है वो एडिक्ट नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता वो इस तरह जाने पाता है, फिर वो ये हिम्मत लाता है अपने अंदर कि ठीक है मैं भी इसका इस्तेमाल जो है वो करके देखता हूँ, क्या होगा देखा जाएगा। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो साथ साथ चल रही हैं और एक वक्त ऐसा आता है जैसे कि वहाब साहब ने कहा कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाता है कि अब वापसी की गुंजाइश नहीं है, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे जितनी मर्जी एफर्ट कर ली जाए। ये जो स्लो वे प्रोसीजर है इसके जानिब जब बच्चा आता है या फिर उसका रुझान जा रहा है वहीं से उसको अगर रोक लिया जाए, अब रोकना तो यकीनन पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, टीचर्स की जिम्मेदारी है, लेकिन वो ये ट्रिगर आउट कैसे करें कि हमारे बच्चे का जो रुझान है वो इस तरफ जा रहा है, उसको कोई नेगेटिविटी जो है वो किसी हद तक उसको फैंटेसाइज कर चुकी है, वो उस जानिब जाना चाह रहा है, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है, ये कैसे पता चलेगा वालिदैन को? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने बच्चे को कितना टाइम दे रहे हैं। जब भी आपको अपने बच्चे की हरकतों के बारे में और उसकी बाकी पसंद नापसंद के बारे में पता लगेगा। अब एक फादर सुबह 8 बजे चला जाता है, रात को 10 बजे आता है, तो हार्डली उसके पास 1 घंटा भी नहीं होता अपने बच्चे के साथ स्पेंड करने के लिए। या एक वर्किंग मदर है, सेम रूटीन उसकी भी होती है, तो बच्चा किन के पास टाइम स्पेंड कर रहा है, या मेड्स के पास कर रहा है, या डे केयर में कर रहा है, या स्कूल्स में कर रहा है। अब उनकी ये प्राइमरी जॉब नहीं है कि वो एक बच्चे को इस तरीके से ग्रूम करें। टीचर की एक सर्टेन हद तक एक जॉब है, क्योंकि आजकल वो टीचिंग भी नहीं है जो आपकी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम करे, साथ में आप में एथिक्स भी लाए और आपको माशरे में जीने का एक तरीका भी सिखाए। वो एक बुकिश नॉलेज है। हम लोगों ने एक रोबोट डेवलप करना है, उस रोबोट की ये स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, उसको डॉक्टर इंजीनियर ये चीज़ होनी चाहिए और दैट्स इट। उसने सोसाइटी में रहना किस तरह है, सोसाइटी में चलना किस तरह है, इस माशरे में मिंगल अप किस तरह होना है और आगे अपने बच्चों को किस तरह डेवलप करना है, तो ये वो अपने पेरेंट्स से सीखता है शुरू से। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि 7 साल तक का टाइम है, 2.5 साल में बच्चा चला जाता है, तो उसकी वो क्या एफिलिएशन डेवलप होती है अपनी मदर के साथ, वो क्या सीख रहा होता है अपने फादर से, कुछ नहीं सीख रहा होता, वो उसके साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर रहा होता, तो उधर से फादर मदर के साथ बच्चे का जो गैप होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसको अगर हम 1 मिनट के लिए यहाँ रोकें, क्योंकि हम अभी तक जो डिस्कशन कर रहे हैं जाहिद साहब वो एक मखसूस क्लास की बात हो रही है, वो एक ख़ास तबके की बात हो रही है। अगर हम उन लोगों की, उन बच्चों की बात करें कि जो चेन स्मोकर बन जाते हैं, जबकि अगर उनके घर में देखा जाए तो फादर 9 to 5 जॉबियन है और मदर जो है वो हाउस वाइफ है, वो क्यों स्मोकिंग की जानिब आते हैं? मैं चाहूँगी थोड़ा सा हम इस तरफ भी ज़रूर आएँ साथ ही साथ। देखें वो किस चीज़ को देख रहा है, किस चीज़ को आइडियलाइज कर रहा है। हमारे इधर एक कल्चर डेवलप हो गया है कि जो स्मोकर है वो ज़्यादा मैस्कुलिन है, वो ज़्यादा प्राउड लगता है या ज़्यादा अच्छा फिगर सामने आता है, उसको लोग पसंद करते हैं, ये एक टैबू बन चुका है। या जो एक ड्रग यूज़र है उसके पास काफ़ी सारे पैसे हैं, वो अच्छा कारोबार कर रहा है, अब उसके बैकग्राउंड स्टोरी किसी को नहीं पता, ये जस्ट इल्यूजन्स है, कॉमिक्स की चीज़ें हैं, उन लोगों को ये पोर्ट्रे कर दी गई है। या वो जो गेम्स खेल रहे हैं उसमें क्या चल रहा है, रेसिंग की गेम्स खेल रहे हैं, तो वो इनके माइंडसेट को बिल्डअप कर रही होती है उस चीज़ की तरफ। अगर मैं देखता हूँ हमारे ज़माने में एक बड़ा अच्छा इश्तिहार आता था एक सिगरेट ब्रांड का जिस पे K2 पे चढ़ा जाता था। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि एक स्मोकर बंदा तो 4 माइल वॉक नहीं कर सकता, वो K2 पे कैसे चढ़ जाता है। अब एक छोटा बच्चा होगा वो तो यही सोचेगा कि आपने ये चीज़ करनी है और आप K2 पे चढ़ गए, मैं ये काम कर सकता हूँ। हमने ब्रेक की जाने बढ़ना है जाहिद साहब से ही हम जो है वो डिस्कशन को दोबारा कंटिन्यू करने का कहेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का पहला टॉपिक जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, नौजवानों के मसाइल जानने की कोशिश कर रहे हैं और नौजवान नस्ल का सबसे बड़ा इस वक्त का मसला मनशियात का बढ़ता हुआ रुझान और इस्तेमाल है। इसके ऊपर जो है हम फोकस कर रहे हैं, इसके कुछ रीज़न्स जानने की कोशिश करें, क्या कॉजेज़ हैं, क्या असबाब हैं, क्यों नौजवानों में रुझान बढ़ता चला जा रहा है मनशियात के इस्तेमाल का। आया वो आदतन, फितरतन या फिर फैशन के तौर पे ट्रेंड सेट करने के लिए जो है मंशियात की जानिब जाते हैं और फिर उनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं रह जाता। इस हवाले से भी हम जान रहे हैं पेरेंट्स का इसमें क्या किरदार है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनके रोल के हवाले से बात हो रही है। एक बच्चे की अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, उसके अंदर ये एहसास जिम्मेदारी कैसे पैदा हो सकती है कि क्या चीज़ उसके लिए ठीक है, आने वाले वक्त में उसके मुस्तकबिल में क्या चीज़ उसके लिए नुकसान का सबब बन सकती है, क्या चीज़ है जिसको इग्नोर करके, किसी दोस्ती को इग्नोर करके, किसी दोस्त को इग्नोर करके वो अपनी ज़िंदगी को बचा सकता है, अपने मुस्तकबिल को बचा सकता है। इसके हवाले से भी ज़रूर इन डिटेल हम गुफ्तगू करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पार्टिसिपेट करना चाहें, पाकिस्तान से दूर हैं, पाकिस्तानी माशरे के हवाले से कोई बात करना चाहें, पाकिस्तानी माशरे को बेहतर बनाने के लिए कोई सजेशन देना चाहें तो आप भी हमारे साथ जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। ब्रेक पे जाने से कबल हम बात करते हैं जाहिद साहब से, उन्हीं से गुजारिश करेंगे कि वो अपनी बात को कंटिन्यू करें। बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया कि कमर्शियल में इस तरह पोर्ट्रे किया जाता है कि इट्स रियली हेल्दी थिंग और ये बेनिफिशियल थिंग। अब एक्चुअल सिनेरियो उसका टोटली डिफरेंट होता है। अब हमारे माशरे में देखें, कुछ ये जब वेपिंग इंट्रोड्यूस हुई हमारे माशरे में, ये हमारे माशरे में तो नहीं थी, ये बाहर से आई। बाहर से कैसे आई? सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स बने, पिक्चर्स ऐसी आई स्मोक एक्सहेल करते हुए, फिर वो डिवाइसेस क्रिएट की गई, यहाँ पे मंगवाई गई। यहाँ पे तो किसी बच्चे को ये पता नहीं था कि ये डिवाइस है क्या, जी बिल्कुल, ये कैसे इस्तेमाल होती है। तो उन लोगों ने कहीं से देखा, उन्होंने फिर उसको आइडियलाइज किया। अब वो उधर टाइम आता है कि पेरेंट्स और टीचर कितने अपने बच्चे के करीब हैं। अगर वो इस चीज़ पे डिस्कशन करते उनके साथ कि ये चीज़ जो आपको ऐसी नज़र आ रही है, इसका बैकग्राउंड स्टोरी ये है, तो वो बैकग्राउंड स्टोरी किसी को नहीं बताते। ये मीडिया टैक्टिक्स हैं, सॉरी टू से, और ये जॉइंट्स करते हैं, जो जॉइंट कंपनीज होती हैं वो ये काम करते हैं क्योंकि सेल उन्होंने बढ़ानी होती है। और दूसरी बात उसकी प्राइस अवेलेबिलिटी। अब लेस देन $1 अगर आपको एक चीज़ मिल जाएगी या बहुत सस्ती चीप कॉस्ट में मिल जाएगी, आपको बिस्किट का एक डब्बा मिलता है 50 रुपए का, 50 रुपए के आपको उसके अल्टरनेट सिगरेट भी मिल जाता है और चीज़ें भी मिल जाती हैं, तो डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए कि मैं किधर जाऊं किधर नहीं जाऊं, क्योंकि उसको अच्छे बुरे की तमीज़ जिस टाइम पे हमने सिखानी थी वो तो हमने उसको थोड़ा सा दूर हो गया। अब वो रहेगी अपने दोस्तों के हाथों में और इस इंटरफेस पे कि कौन उसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अब इसी तरह बैकग्राउंड में जाएं तो एक और वसीम अकरम साहब का एक कमर्शियल आता था जिसमें वो रनिंग कर रहे होते तो एंड में वो ये कहते हैं नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता, उसका कितना इफेक्ट था। और ये जो K2 वाला था इसका कितना इफेक्ट था। अब इसी तरह एक और चीज़ है, रिसेंटली एक पूरा एक शो बना एक ड्रग डीलर पे और उसकी सारी एम्पायर दिखाएगी, सारा कुछ दिखाया गया। उसने हमारे माशरे में क्या किया, हमारे माशरे में वो स्मगलिंग के ट्रेंड्स लेकर आ गया। क्यों? हम लोगों ने उसको आइडियलाइज किया, उसके पास ये उसकी स्ट्रेंथ थी, ये वीकनेसेस थी और उसको अगर हम इधर रिप्लिकेट करेंगे। अब किसी ने उस एंड उसका सबने देखा लेकिन उसका एंड ट्रांसलेट नहीं किया अपने माइंड में। सही। वो ट्रांसलेशन जो है माइंड की वो किसने करनी है? बात यहाँ पे आती है ना, तो वो ट्रांसलेशन ऑफ माइंड जब आप सही तरीके से, ट्रांसलेशन ऑफ माइंड की बात है, इसको थोड़ा सा अगर हम और वास्ट इसके कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं या फिर इसको थोड़ा सा और फैलाने की बात करें माशरती सतह पे, तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्मोकिंग स्टैंड कहाँ कर रही है? स्मोक करना क्या बहुत बड़ी बुराई है? कहीं पे हम देखते हैं कि इसको बुराई नहीं कंसीडर किया जाता, कहीं बहुत स्ट्रिक्टनेस और हमें नज़र आता है कि नहीं बड़ों का लिहाज करना है, छुप के पी लेनी है, या फिर ऐसा करना है कि जहाँ पे कोई ना देख रहा हो, जहाँ किसी की पहुँच ना हो, वहाँ हमने स्मोकिंग करनी है, लेकिन करनी ज़रूर है। और बाज़ जगह तो इसको बिल्कुल इग्नोरेंस का शिकार कर दिया गया है कि इसमें कोई बुराई है या इसके हवाले से कोई नुकसान का सबब हो सकती है, हमारी सेहत ख़राब हो सकती है, हमसे मुंसलिक जितने लोग हैं उन पे उनकी सेहत पर क्या असर हो रहा है, क्योंकि वो भी तो पैसिव स्मोकर्स हैं, वहाँ पे हम कंसीडर नहीं करते। ये जो दो हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट्स बन चुके हैं कि एक जाने तो थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस है, थोड़ी सी वो भी ज़रा बराबर, एक जाने बिल्कुल नहीं है,
तो स्मोकिंग करना स्टैंड कहाँ कर रहा है हमारे माशरे में? देखें, अगर बीइंग अ मुस्लिम तो आपको सबसे पहली बात ये कुरान ये सिखाता है कि अपने आप पे जुल्म मत करो, क्योंकि आप जब स्मोक कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप अपने आप को डैमेज, अपनी हेल्थ को तो डैमेज कर रहे हैं। एक चीज वो आपका अपना इफेक्ट है, अब उससे आपके हाथ से किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचे, ये भी हमें इस्लाम ही सिखा रहा है और हमारा माशरा भी इसकी तरतीब देता है। अब मैं एक्सेल कर रहा हूँ तो मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, चाहे वो बूढ़े हैं चाहे वो बच्चे हैं, वो इनडायरेक्टली उसको इनहेल कर रहे हैं। Exactly. वो सेकेंड हैंड स्मोकर हो गए। फिर जब जिस कमरे में मैं बैठ के कर रहा हूँ और मैं वहां से चला जाता हूँ, वहां पे कोई और नॉन स्मोकर या कोई खातून आती हैं, कोई एक्सपेक्टिंग लेडी आती हैं, तो वो उन दोनों जानों को भी इफेक्ट कर रहा है। तो हम लोगों ने इसको अच्छे या बुरे की तमीज़ तो हमें दीन ने भी बता दिया, हमारी सेहत का भी पता लग गया। अब हम लोगों ने इसको किस तरह कंसीव किया, हम लोगों ने इसको एज स्टाइल सिंबल लिया हुआ और ये एक माइंडसेट के थ्रू हुआ हुआ कि ये एक मैस्कुलिनिटी का सिंबल है और ये स्टार्ट हुआ था आपके लेट 80s से। फिर अर्ली 90s में इसको फीमेल में भी इंटीग्रेट कर दिया गया था, क्योंकि ये मोस्टली मेल्स के साथ एसोसिएटेड थी। वो मार्केट थोड़ी सी कम थी, फीमेल्स की मार्केट भी थी, तो दोनों जब क्लब हो गई मार्केट तो मार्केट बड़ी होगी। इसके लिए एक प्रॉपर एक तहरीक चली थी जिसे मार्चेस ऑफ फ्रीडम भी कहा जाता है, जिसमें प्रॉपरली फीमेल्स को स्मोक करके आगे उनकी एक रैली निकाली गई थी स्टेट्स में, और इस तरीके से उनको भी इस इन्फ्लुएंस किया गया था इस चीज़ में, क्या कि वो भी इंडल्ज हो। क्यों? बैकग्राउंड में स्टोरी ये थी कि अपना मार्केट शेयर बढ़ाना। लोगों को क्या इफेक्ट पड़ता है इससे, वो दे डोंट केयर अबाउट इट। हमने ये चीज़ देखनी है कि हम अपने साथ क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। एक चीज़, हम जब स्मोकिंग कर रहे हैं, एक तो हम अपनी पॉकेट मनी जो भी पैसा हमारे पास है हम उसका ज़ाया कर रहे हैं, दूसरा हम अपनी सेहत का ज़िया कर रहे हैं, तीसरा वो जो टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं उस चीज़ पे उसका भी ज़िया कर रहे हैं। अगर एक रफ एस्टिमेट देखें तो पाकिस्तान में ईयरली 1,66,000 से 200,000 तक डेथ्स होती हैं। ये छोटा नंबर नहीं है। एवरी 3 सेकेंड अ पर्सन डाइज। और डेली के बेसिस पे 12 to 1500 बच्चे जो यंग स्मोकर हैं वो इंडल्ज हो रहे हैं। देखिए, मर तो रहे हैं, इंडल्ज भी हो रहे हैं। क्यों इंडल्ज हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने लाइफ लॉन्ग स्मोकर्स बनना है या वो सब्सटेंस अब्यूजर बनना है, तो उसको वो लेके चलेंगे। अब ये सारा फायदा किसको जा रहा है? हमने ये चीज को भी तो देखते हैं, हम अपनी जेब को नुकसान देके, अपनी सेहत को नुकसान देके फायदा किस चीज का करें, और उससे हमें हासिल क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। हमें तो कुछ नहीं हासिल। हम हमारे पेयर्स में ये होता है, हमारे दोस्त अहबाब ये सोच रहे होते हैं कि हाँ ये बहुत कूल लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी स्टाइल ऐसा है या ऐसा है, जिंदगी तो बहुत पुरसुकून है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम अपने आप के एक पिंजरे में बंद कर लेते हैं। हमें खुशी है, स्मोकिंग कर ली, हमें गम है, स्मोकिंग कर ली, हमने ये करना है, स्मोकिंग कर ली, हमें डाइजेशन प्रॉब्लम है, स्मोकिंग कर, यानी हर चीज का हल हम लोगों ने उस एक चीज से जोड़ दिया इनडायरेक्टली, और उसका कोई फायदा नहीं हमें पता है। जोड़ा है? मैं चाह रही हूँ कि वहाब साहब भी इसमें जरूर अपना इनपुट दें कि क्यों हम जो है वो किसी खास चीज की जानिब चले जाते हैं। स्मोकिंग की जानिब में इसलिए बढ़ रही हूँ या इसको इन डिटेल क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि ये पहला स्टेप है। अगर आप इसको ही इग्नोर कर दें, इसको ही निगलेक्ट कर दें, तो यकीनी तौर पर आप बाकी चीज़ों को भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे का शिकार बनाते चले जा रहे हैं, या फिर हमारे माशरे में बुराई को वैसे ही बुराई नहीं समझा जाता है। अगर स्मोकिंग को ही एक बुराई समझ लिया जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसी ड्रग्स को कंट्रोल किया जा सकता है जिनमें हमारे बच्चे आज हम देख रहे हैं कि इंडल्ज होते चले जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले चीज़ ये कि ये स्मोकिंग जो है हमारे माशरे में सेंस ऑफ प्राइड है। जो स्मोक कर रहा है वो एक्सप्रेस कर रहा है कि आई एम डिफरेंट, आई एम rich, I'm sort of really chosen person of the God. दूसरी चीज़ ये कि somehow erroneously हमने अपने माशरे में किसी भी सोर्स से टेंशन अगर आ रही है, उसका कोई भी मुहर्रिक है, तो हमारे पास एक गलत कॉन्सेप्ट ये प्रिवेल करता है कि स्मोकिंग करके हम उस टेंशन से, उस प्रॉब्लम से निजात हासिल कर सकते हैं। इसमें हमारी मूवीज़ ने, ड्रामाज ने बड़ा रोल प्ले किया है। अगर हम अपने पिछले 25, 30, 40 साल पहले की मूवीज़ ही उठा के देखें, हर मूवी में ये दिखाया गया कि जो भी ड्रिंक कर रहा है वो फॉर द टाइम बीइंग उसके ऊपर जो गम है या प्रॉब्लम है वो उससे राह फरार हासिल कर रहा है। वहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा था कि ये राह फरार जो है ज़िंदगी से ही निजात दिला देता है। अब देखिए, कितनी आयरॉनिकल बात है कि ये मल्टी बिलियन डॉलर्स की सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है जिसकी हर पैकेट पे लिखा हुआ है स्मोकिंग किल्स। मुझे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोई दूसरी प्रोडक्ट आप बताएं
कि जिस पे लिखा हो कि इट किल्स फिर भी वो बिक रही हो। तो ये साफ पता लगता है कि इसके पीछे जो हाथ हैं वो इतने ताकतवर हैं, पूरी दुनिया के इकोनॉमी के कंट्रोल करने वाले हैं कि वो बेसिकली पूरी दुनिया को अपने फ़ायदे के लिए स्लो पॉइजनिंग की तरफ लगा के अपनी जेबें भर रहे हैं। सही। अब जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमें अपनी सेंस ऑफ डायरेक्शन ठीक करनी है, हमारा सेंस ऑफ प्राइड ठीक करना है। अनफॉर्चुनेटली हमने अपने माशरे में, जिसमें कि हम सारे जो यूनिवर्सिटी से निकल के माशाल्लाह अब अपने सीनियर रोल्स में हैं, हमें भी अपना रोल प्ले करना है जो अब तक हमने नहीं किया। हमने अपनी यूथ को सेंसिटाइज करना है, हमने बताना है बेसिकली हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। जब एक पैकेट पे लिखा है इट किल्स, और फिर वो ये नहीं कि 5, 10, 15, 20 रुपए की चीज़ आ रही है, वो 100, 150, 200, 250 रुपए का पैकेट आ रहा है, और उसके असरात क्या हैं हमें से सबको पता है कि भाई वो लंग्स को अफेक्ट करता है, लंग्स को डिस्ट्रॉय करता है और आहिस्ता आहिस्ता जान ले लेता है। लेकिन ये जो हमारी ये जो इसका बेसिक जो डेट्रीमेंटल फैक्टर है, इसका हम आइडिया रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे रीइंफोर्स नहीं कर रहे। सिर्फ सिगरेट के पैकेट पे स्मोकिंग किल्स लिख के हमने जान छुड़ा ली है। आजकल के दौर में सॉरी, जब हम ऐसे बच्चों से या ग्रोन अप से बात करते हैं कि भाई आप जो काम कर रहे हैं, ना सिर्फ आपको इसका नुकसान है, अगर आप क्लोज एनवायरनमेंट बैठ के स्मोक कर रहे हैं तो जो पैसिव स्मोकर्स हैं उनको उसका 3 गुना ज़्यादा नुकसान है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम उस वक्त ये नहीं कहते कि बेसिकली इसका आफ्टर मैथ है क्या। आप ना सिर्फ जो आपके मीगर रिसोर्सेज हैं उसमें आपका सबसे बड़ा ड्रेन है ये डेली स्मोकिंग का जो बजट है, उसके अलावा आपने नौजवान ने जिसने ना सिर्फ अपनी पूरी फैमिली के लिए यूज़फुल होना है, आगे एक नई जनरेशन की उसने दाग बेल्ट डालनी है, अगर वही एक वीक सेहत के साथ, एक अफेक्टेड लंग्स के साथ नई ज़िंदगी मेंटर होता है, तो उसकी अपनी फिटनेस, उसके आने वाली नस्ल की फिटनेस, वो सारी की सारी जुपार्डी में है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से हमें इसको बहुत सारी मल्टी फेस्टेड किस्म की वॉर है ये। हमने एक तरफ तो सीवियर किस्म की सेंसिटाइजेशन कैंपेन चलानी है, बच्चों को एजुकेट करना है, अपने एजुकेशनल सिस्टम में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अपने छोटों को एजुकेट करना है। प्लस जो बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है ड्रग डीलर्स, क्योंकि जब हम मंशात की बात करते हैं उसमें सिर्फ स्मोकिंग नहीं है, उसमें बहुत सारे डिग्रीज की मंशात हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हमने ड्रग डीलर्स को बिल्कुल खुला छोड़ दिया। हमारी जो पुलिस के साथ इंटीग्रेशन है या हमारा आवाम का जो पुलिस के ऊपर प्रेशर है वो बहुत कम हो गया है कि भाई अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के आसपास ही लोग मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे। और इतने सीक्रेट किस्म के तरीके से ये पेनिट्रेट करते हैं कि आपको हैरानगी होगी कि आई मीन अनलेस के सीवियर किस्म के आप इंटेलिजेंस वहाँ पे अप्लाई करें, आप नहीं पकड़ सकते उनको। लेकिन जिनका रोल है पकड़ना, वो या तो पैसिव हो गए हैं बिल्कुल, या फिर खुदा न खास्ता वो इन्वॉल्व है। वहाब साहब ने जो बात की है ना, वजह मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा हम अगर इस जानिब आएँ कि हमने अपनी यूथ को सैनिटाइज करना है। जब हम किसी को समझाने की कोशिश करेंगे तो यकीनन वो समझ जाएगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन एक कॉमन जस्टिफिकेशन सामने आती है कि स्मोकिंग से कुछ नहीं होगा, मेरे तो अब्बा भी करते थे, मेरे तो चाचा भी करते थे, मेरे तो दादा भी करते थे, देखो उन्हें तो कुछ नहीं हुआ तो मुझे कैसे कुछ हो जाएगा। ये जो माइंडसेट है, इसको चेंज करना आप क्या समझती हैं बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है, या ये कभी चेंज ही नहीं हो सकता? इट डिपेंड्स। ये हर जैसे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, लेकिन अगर आप ये थोड़ा सा देखें कि हमारा माइंडसेट एक चीज़ के लिए पहले बनाया जाता है। कोई भी चीज़ अगर इंट्रोड्यूस की जाती है मार्केट में तो कोई ना कोई ऐसा लोगो या कोई ऐसी चीज़ उसके साथ अटैच कर दी जाती है जो माइंड को कैप्चर करता है, और आप आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ की तरफ जाते हैं, और ना आप खुद जाते हैं बल्कि दूसरों को भी लेके जाते हैं। तो पहली चीज़ तो माइंडसेट की अगर हम बात करें, देखिए एक चीज़ हमारी सोसाइटी में आ चुकी है और वो बड़ी तेज़ी से फैल रही है। तो पहला स्टेप तो ये होता है कि घर में आप पहले उस चीज़ की अवेयरनेस, मैं अगर पहली जो बात कर रहे थे ये टाइम के हवाले से, पेरेंट्स टाइम नहीं देते, तो आप ये देखिए कम्युनिकेशन, आजकल की जनरेशन में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, चाहे वो किसी स्टूडेंट का टीचर के साथ हो, चाहे वो फ्रेंड्स का आपस में हो, चाहे वो पेरेंट्स का बच्चे के साथ हो। ये मैं सिर्फ बच्चे की बात नहीं कर रही कि बच्चे को कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा, पेरेंट्स की भी कम्युनिकेशन लेवल जो है वो बहुत लो है। तो पहली चीज़ ये आप मेंशन ज़रूर मैं करती हूँ कि
जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत बढ़ चुका है। अब रही बात एडिक्शन की या ड्रग अब्यूज की या कोई भी आप देख लें, एक एडिक्शन नहीं है, गेम की एडिक्शन देख लें आप, जंक फूड बहुत ज्यादा नजर आ रही है लॉकडाउन पीरियड में, तो ये बढ़ती चली जा रही है। यस, हमारी हेल्थ को अगर देखें तो जंक फूड हमें किस तरह माइंड कैप्चर किए जाते हैं, हमारे उनकी पिक्चर्स दिखा के या उनके टेस्ट को हम डिफरेंट सेंसेस के थ्रू डेवलप करवा के, तो हम फायदे नुकसान से पीछे हट जाते हैं। हमारी जो इड है, इड बेसिकली हमारा एक लेवल होता है जिसमें हमें वो चीज चाहिए होती है, और ये बच्चे में ज्यादातर होती है। और जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है, हम बड़े होते हैं, हम इस चीज को मॉरल वैल्यूज के थ्रू डेवलप करते हैं कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। अब वो मॉरल वैल्यूज जब प्रॉपरली डेवलप ही नहीं किए गए और वो चीज जो गलत है उसको एक्सेप्ट करा दिया गया, घर में आप देखें अगर फादर स्मोकिंग कर रहे हैं, आप बच्चे को कैसे उस चीज पे कन्विंस कर सकते हैं? ठीक है, आप अगर कोई पीछे की बात करें, दादा या फिर आप नाना की बात करें, इन जनरेशन की अगर बात करें, आप फिर भी इनके कोई ना कोई आइडियाज दे के बच्चे को कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन अगर फादर खुद ले रहे हैं तो दिस इज समथिंग कि आप बच्चे को क्या कम्युनिकेट करेंगे। और मेजरली मैंने एक चीज नोट की है, जितने भी ड्रग्स से रिलेटेड केसेस आते हैं, कि जो मदर्स हैं वो ये बात कोट करती हैं कि कोई बात नहीं, और गलत काम करने से बेहतर है कि बच्चा स्मोक कर ले और वो जो एक उसकी अर्ज है वो पूरी कर ले। अच्छा, वो कहीं जाए, कोई चोरी करे, किसी दोस्त के घर बैठा रहे। इवन के टैबलेट के हवाले से भी पेरेंट्स यही कहते हैं कि 3 साल के बच्चे को बिठा देते हैं, चीखता है, चिल्लाता है, टैबलेट के आगे बिठाते हैं, एटलीस्ट चुप तो रहता है। वो जो हमें तो नहीं तंग करता। यस, जो मैंने आपको शुरू में बात की ना, आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि रीजन क्या है, ये प्रायोरिटीज मैंने मेंशन किया था कि हमारी प्रायोरिटी बदल चुकी है। हम लोग आसानियां देख रहे हैं कि बच्चे को कम्युनिकेट करके एक वे डायरेक्शन देने की बजाय हम ये देख लेते हैं कि आगे गलत और भी कर सकता है। हमारे अपने अंदर फियर्स हैं, पेरेंट्स के अपने अंदर फियर्स हैं। स्कूल देख रहा है कि बच्चे मुकाबले पे आ गए हैं, जवाब दे रहे हैं, कम्युनिकेट करने की बजाय वो डायरेक्ट ये आर्ग्यूमेंट कर देते हैं कि आप कौन होते हैं रोकने वाले। तो ये चीजें स्कूल भी उस आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए, क्योंकि उनका अपना सिस्टम है कि स्कूल स्टडी एजुकेशन देनी है, उन्होंने बस बच्चे को नॉलेज नहीं एजुकेशन दे दी है, ठीक है, इंफॉर्मेशन दे दी है, डिग्री होल्डर बना देना है। एग्जैक्टली, डिग्री होल्डर बना रहा है। उनको ये मैटर नहीं कर रहा है कि बच्चा स्मोकिंग कर रहा है या क्या ड्रग अब्यूज ले रहा है। दैट्स ट्रू, बहुत सारे स्कूल सिस्टम्स में ये हो भी रहा है। कितने सारे बच्चे, कितने सारे केसेस आते हैं, बिल्कुल ऐसे। और वो स्कूल वालों ने क्यों एक्सेप्टेबल बनाया है? क्योंकि पहले जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया है, पेरेंट्स ने इस बात को माइंड नहीं किया। और ज्यादातर हाई जेंडरी, क्या हम इस चीज को भूल जाते हैं कि वो भी सोसाइटी का हिस्सा है, और वो ये भूल जाते हैं कि हमने भी पार्टिसिपेट करना है, हमने भी बच्चे को इसी सोसाइटी में भेजना है, और यही सोसाइटी उसने फेस करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कंपैरिजन आ गया है कि अगर एक बच्चा कर रहा है तो पीयर प्रेशर, पीयर ग्रुप प्रेशर आ जाता है कि दूसरा बच्चा उसमें इन्फ्लुएंस हो जाता है। अब बच्चे को आप जितना अच्छा ट्रेनिंग देंगे, बच्चे की जितनी अच्छी कम्युनिकेशन लेवल करेंगे, राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट देंगे, तो वो जो माइंडसेट है वो इतना इजीली कैप्चर नहीं होगा। पहले मैं कंपैरिजन इसलिए कर रही हूँ कि आजकल का जो 7 साल का भी बच्चा है ना, वो 12 साल का भी बच्चा आज से 25 साल पहले ऐसा नहीं था, इतना स्मार्ट। तो आजकल आप 5 साल 4 साल में ही बच्चे के साथ उन कॉन्सेप्ट्स पे आना शुरू कर दें, जहाँ पे आपको बहुत देर बाद जब आप आते हैं तो वो बच्चा उस चीज का एडिक्ट हो चुका होता है। बिल्कुल ऐसे बच्चे, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि आपके पास आए दिन ऐसे केसेस आते हैं, तो उसमें पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स होता है? क्या वही ब्लेम गेम साथ ही चलती है कि बच्चा बाहर गया था इसलिए इसकी कंपनी खराब थी, गलत दोस्ती में पड़ गया था इसलिए ये एडिक्ट हो गया, इसने एडिक्शन की जानिब इसलिए अपना रास्ता इख्तियार कर लिया, इसलिए ये स्मोकर बन गया, अब ये चेन स्मोकर है, स्मोकिंग नहीं छोड़ सकता, ड्रग्स का इंटेक कर रहा है, इसके पास इतने पैसे होते थे, ये डिमांड करता था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारे रीजंस हैं जो कि हमारे सामने पेरेंट्स रखते हैं। तो इनको काउंटर किस तरह से किया जा सकता है कि बेसिकली वजह क्या है, इस वजह का सद्भाव कैसे हो सकता है? ठीक है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं अटैच करूँगी जो आपने स्टार्ट में किया था कि फादर ड्यूटी पे हैं और मदर जो है घर पे हैं। मदर से बच्चा, मदर ये कह रही है कि बच्चा जो है अब वो कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है ये। दोनों पेरेंट्स को मिल के ये चीज़ करनी पड़ती है, एक का ये रोल नहीं होता। और स्पेसिफिकली अगर हम मेल की बात करें तो फादर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फादर का फियर कितना है। आप ये देखें कि आजकल जो फादर का रिलेशनशिप है बच्चे के साथ वो एज अ फ्रेंड हो चुका है। बच्चा और जो बाप है वो दोस्त की तरह, चाहे बच्चा छोटा हो बड़ा हो, एक दोस्त की तरह एक दूसरे को ट्रीट कर रहे होते हैं। और जब दोस्ती की बात करते हैं तो दोस्ती में रिस्पेक्ट वैसी नहीं होती है। आप कोई भी वर्ड बोल दें और कुछ भी बोल दें तो बच्चा आगे से ये बोलता है कि आप तो मेरे दोस्त की तरह हैं,
बिल्कुल। हमने वो जो एक पैरामीटर है ना रिस्पेक्ट का, वो खत्म कर दिया है, लिहाज खत्म कर दिया है। यही वजह है कि जब बच्चा किसी भी चीज़ की तरफ जाता है और फादर उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं तो आप वो फिर लेवल नहीं बना पाते जो आपको बनाना चाहिए। आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो फादर का एक बड़ा रोब होता था। अभी अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं कि वो इवल एक फिगर फादर का होता था। दैट्स नॉट ट्रू। इवल वो होता है कि जहाँ पे आप हिटिंग करें, चीजें तोड़ें, ये इवल एक साइड होती है। लेकिन जहाँ पे फादर थोड़ा एंगर वे में बच्चे को रिस्पेक्ट सिखा रहे हैं, मॉरल वैल्यू सिखा रहे हैं, ये इवल साइड नहीं है। अच्छा, इस बात पे थोड़ा सा मैं चाहूंगी जरा जाहिद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। ये जो आपने बात की है ना कि अगर थोड़ा टाइम पीछे जाएं तो फादर वाज अ थ्रेटनिंग फिगर, कि बच्चा डर रहा है, बाप से छुप रहा है, बाप के आने के बाद खामोशी तारी हो जाती है, पूरे घर में सन्नाटा बिखर जाता है। वहां पे भी ड्रग्स के यूजेज के इतने ही केसेस की तादाद नजर आती है जितने कि वो फ्रैंकली बिहेवियर में नजर आती है हमें। वहां ये है कि डर के, छुप के, फरार हासिल करके कि डांट ना पड़ जाए, इस बात पे मुझे जो है वो जवाब देना होना पड़ जाए। अब मेरे पास छुपने का, फरार का या डर को, जो डर ने एक प्रेशर दे दिया है उसको रिलीज करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि बाहर जाऊं और किसी ना किसी ऐसी एक्टिविटी में पड़ जाऊं जो कि आने वाले वक्त में नुकसान दे, लेकिन फिलहाल वक्ती सुकून तो मुझे दे रहा है ना। देखें, उस ज़माने में ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा होती थी। अगर आप देखें ना तो आपका फादर आपको प्लेग्राउंड भी लेके जा रहे हैं, आप अगर बाहर खेल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं, ट्रैक आप हो रहे होते थे। आजकल ट्रैकिंग बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह जब बच्चा घर से बाहर जाता है उसको ये सुकून होता है कि चलो मुझे कॉल आ सकती है, मेरा वालिद साहब मुझे देख नहीं सकता किधर से, मैं जिधर छुप के बैठ जाऊं वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कॉल करके पूछ लेंगे या कहेंगे घर आ जाओ, दैट्स इट। उस ज़माने में टेलीफोन नहीं था तो फादर बाकायदा बच्चे के पीछे घूम रहा होता था कि मेरा बच्चा जा रहा किधर है, और वो उस पर कड़ी नजर रखता था। अभी तक हमारे ज़माने में टू बी वेरी ऑनेस्ट मगरिब के बाद अलाउ नहीं था बाहर जाना। तो आजकल तो 12 बजे भी कोई मायूब नहीं समझा जाता अगर लेट भी घर आए। दूसरा बात ये कि आप अपनी सोसाइटी को किन नॉर्म्स पे खड़ा कर रहे हैं, ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है। देखें, आप सोसाइटी के सर्टेन पैरामीटर्स बनाते हैं ना, तो उसके मुताबिक आप जिस तरह इस सोसाइटी से छोटा करके घर के शुरू कर ले, घर के आप एक डिसिप्लिन के पैरामीटर्स बनाते हैं, मेरे घर में ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हमने वो अपने पैरामीटर्स सो कॉल्ड लोगों के अडॉप्ट कर लिए, अपने छोड़ दिए। तो जब वो लोगों के अडॉप्ट किए, उनकी सोसाइटी और हमारी सोसाइटी और हमारी लिविंग और उनकी लिविंग में बहुत फ़र्क है, प्रिंसिपली भी बहुत फ़र्क है। हम वानबी बनना की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें मैं अपने आप से भी जाते हैं, वो आधा तितर आधा बटेर वाला हिसाब हो जाता है। ना इधर ना अपने आप को कर सकते हैं ना उस चीज़ को फुली अडॉप्ट कर सकते हैं। यही हाल हमारे साथ अभी करंटली चल रहा है। हम लोग अच्छी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने के चक्कर में उधर हाथ तो डाल देते हैं, लेकिन जो अपनी अच्छी प्रैक्टिसेस होती हैं उनको छोड़ देते हैं। तो माशरे को उस तरह बिल्डअप नहीं करे। अब जब घर के कोई नॉर्म्स नहीं है, फ्रेंडली माहौल है, फ्रेंडली माहौल का ये मतलब तो नहीं है कि कोई नॉर्म्स ही ना हो, कोई डिसिप्लिन ही ना हो किसी चीज़ का। अब वो वैसा डिसिप्लिन नहीं है, और जब तक आप लाइफ को डिसिप्लिन नहीं करते ना, आपकी लाइफ सही नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो डिसिप्लिन हमारे घरों से चला गया। पहली चीज़, जैसे नमाज आपको सिखाती है कि आपने वो 5 टाइम एक मिलना होता था, पूरी कम्युनिटी आपको देख रही होती थी, आप मस्जिद में जाते थे, हर एक को पता होता था ये बच्चा आया है। बिल्कुल। अब वो डेली एक रूटीन होती थी। अब उसमें से एक नमाज में भी एक बंदा नहीं है, साफ पता लग जाता था वो नहीं है। सही। अगर वो बाहर किधर घूम रहा होता था, आके कोई ना कोई उस मस्जिद में बता देता था या उजरे में बता देता था कि यार ये बच्चा उधर क्या कर रहा था। तो वो साफ सी बात है, एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें अगर खेलना भी है और उसने किसी दोस्त के पास भी जाना है तो सब कनेक्टेड थे, सबको पता होता था कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो वो जो बैड कल्प्रेट्स हो, जो वो कहते हैं ना माशरे में 2-3 जो बुरे लोग होते हैं, उनका भी साफ पता होता है कि वो कौन कौन है। तो बच्चा उनके पास अगर जाता है तो पहले से ही अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं, या उसके घर तक उससे पहुंचने से पहले पता लग जाता था कि भाई ये गलत तरफ चला गया, ये वहां बैठा हुआ है। आजकल हमें अपना बच्चे का पता नहीं होता कि वो जो टैबलेट पे देख रहा है वो क्या देख रहा है। बिल्कुल। हम लोग अपने कामों में मसरूफ, उसको हमने टैबलेट दे दिया, टैबलेट पे वो देख रहा क्या है, अब ये हमें नहीं पता। लिमिटेड है भी नहीं उसके पास एक्सेस जो है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। जाहिद साहब, मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, इसी जो है डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे और आज के दूसरे टॉपिक के हवाले से भी जरूर गुफ्तगू करेंगे।
जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज के 2 डिफरेंट टॉपिक्स जिन पर हम गुफ्तगू करें, जिसमें सबसे पहले नौजवानों के मसाइल की बात हो रही है और इस वक्त हमारे माशरे में नौजवानों के हवाले से सबसे बढ़ता हुआ मसला है मनशियात का इस्तेमाल, मनशियात का रुझान। और दिन ब दिन इसका रुझान जो तेज़ी से बढ़ रहा है, इसमें इजाफे के जो असबाब हैं, उसमें इजाफे की जो रीज़न्स हैं, जो कॉजेज़ हैं, उनको हम ट्रिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके टूवर्ड्स वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, असातिज़ा कराम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे पूरा कर सकते हैं, हमारे माशरे के बुज़ुर्ग उनका क्या किरदार है, वो किस तरह से नौजवानों को गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह से रहनुमाई फराहम कर सकते हैं, और माशरा इट्सेल्फ किस तरह से जो है इस मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम में अपना किरदार अदा कर सकता है। अब जब हम माशरती सतह पे बात करते हैं तो यकीनन इस माशरे में, इस मुल्क में रहने वाले हर फर्द की ये जिम्मेदारी है कि वो इंडिविजुअली अपना कोई ना कोई रोल प्ले करे, कि वो ये देखे कि उसने क्या करना है, इस माशरे के मुस्तकबिल को वो कैसे निखार सकता है, कैसे संवार सकता है, आने वाली नस्ल को कैसे संवार सकता है, मौजूदा दौर के जो बच्चे हैं जिन्होंने आगे जाके इस मुल्क की बाग दौर संभालनी है, उनको कैसे गाइड किया जा सकता है, उनको कैसे तरबियत फराहम की जा सकती है, और उनकी तरबियत में वो तमाम प्रॉस एंड कॉन्स उनको बताना कि क्या उनके लिए नुकसान का सबब बनेगी, क्या चीज़ उनको फ़ायदा पहुंचा सकती है, किस आदत को अभी से वो तर्क करेंगे, अभी से वो सोचेंगे कि इसको तर्क करना है, तो यकीनन आने वाले वक्त में उन्हीं की सेहत बेहतर रहेगी, उन्हीं की सेहत बरकरार रहेगी। और जहाँ हम सेहत की बात करेंगे, जो कि हमारा आज का दूसरा टॉपिक भी है कि माशरती तरक्की में एक इंसान की सेहत का क्या किरदार है, चाहे वो जिस्मानी सेहत के हवाले से हो या उसकी जहनी सेहत के हवाले से हो, क्योंकि अगर एक इंसान की जिस्मानी सेहत बेहतर है तभी उसकी जहनी सेहत भी बेहतर हो सकती है। इसी तरह अगर एक इंसान की जहनी सलाहियतें बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, ग्रूम कर रही हैं, तो डेफिनेटली उसका एक अच्छा असर उसकी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी होगा। तो इनका आपस का जो है रिलेशनशिप, इसको बेहतर बनाना और इसको रिलेट करना अपने माशरे की तरक्की से कितना ज़रूरी है, ताकि हम अपने माशरे की तरक्की में, अपने माशरे के अमन इस्तेहकाम में, अपने मुल्क के नाम रोशन करने में अपना किरदार अदा कर सकें। किरदार अदा करने की जब भी बात आती है तो बात आती है तरबियत की, जो कि हम सब की ज़िम्मेदारी है। हम सब अपने अपने एंड से इंडिविजुअली इसमें रोल प्ले कर सकते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द मौजूद बच्चों की कैसे तरबियत कर रहे हैं, अपनी तरबियत, अपनी ग्रूमिंग कैसे कर रहे हैं, अपनी कैरेक्टर डेवलपमेंट पे कितनी तवज्जो दे रहे हैं, ताकि हमारी आने वाली नस्ल जो है वो भी इन तमाम अच्छी आदत को सीखे और फिर प्रैक्टिस करे। सिर्फ सीखना, समझना कि ये अच्छाई है, ये बुराई है, ये अच्छी आदत है, ये बुरी आदत है, हमारे लिए काफ़ी नहीं है। जब तक कि हम इसको अमली तौर पर अप्लाई नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हमारा माशरा तरक्की नहीं कर सकता। हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो मेहमान मौजूद हैं, एक मरतबा फिर से उनका तारुफ करा देते हैं। हमें जी ज्वाइन कर रहे हैं आज जाहिद शफीक साहब हैं, हमारे साथ मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब हैं और वजीहा ज़फ़र हैं, जिनसे इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड हम गुफ्तगू कर रहे हैं। कुछ रीजंस जान रहे थे ब्रेक पे जाने से कबल, और फिर उनके सोल्यूशंस पे भी हम बात करेंगे, दूसरे टॉपिक की जाने भी बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो बात हमारी ब्रेक पे जाने से कबल जाहिद साहब से हुई थी, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि थोड़ी सी उसी की कंटिन्यूटी को हम बरकरार रखते हैं एंड देन फिर हम सोल्यूशंस की जाने पाएंगे। दोनों टॉपिक्स के हवाले से आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहिए, हमारे साथ एक हमारे जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं तीनों, उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो आप लाइव कॉल्स के जरिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो प्रोग्राम देख रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कॉल्स के जरिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जाहिद साहब, आपसे जो बात होती ब्रेक पे जाने से कबल, मैं चाहूँगी कि हम उसी को कंटिन्यू करें। जी बेशक। देखें, बेसिकली कल वर्ल्ड नो टोबैको डे गुजरा है, पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है इस चीज़ को, और इसका जो इस दफ़ा का थीम था वो ये था कि प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम टैक्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री, कि किस तरीके से हम अपनी यूथ को ये बावर कराएं कि इंडस्ट्री एक टैक्टिक प्ले कर रही है आपके साथ और उसके उस टैक्टिक्स में ना फंसे। तो ये ऑल ओवर द ग्लोब ये था, यानी ये खाली पाकिस्तानी माशरे का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। जो इंडस्ट्री है, ये टोबैको इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री है, इसको भी थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ आप बताएं। देखिए, बेसिकली प्रोडक्ट जो है वो टोबैको इंडस्ट्री की है और उसका जो हेल्पिंग मोड है वो, या जो मीडियम है वो मीडिया है, उसके थ्रू वो आके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, वो आप सोशल मीडिया कह लें, प्रिंट मीडिया कह लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह लें, प्रिंसिपली इट्स बैन अकॉर्डिंग टू अ ट्रीटी जो कि पाकिस्तान ने साइन की थी बाय द नेम ऑफ FCTC 2003-2005 में। उसके रू से ये चीज़ें पाकिस्तान में नहीं हो सकती क्योंकि वो ट्रीटी पाकिस्तान ने साइन की हुई है और इट्स अगेंस्ट टोबैको कंजम्पशन पाकिस्तान, तो उसके प्रिंसिपली उसके रू में नहीं हो सकती। लेकिन हम अगर देखें तो हमारे ड्रामा सीरियल्स में भी
ये चीज़ें आ रही होती हैं, नीचे छोटा सा किधर लाइन पे लिखा होगा तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन उसकी वो लाइन किसी को नहीं नज़र आ रही होगी, वो एक सर्टेन एक्टर और उसके हाथ में वो सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। इसी तरह सोशल मीडिया पे किसी मॉडल की तस्वीर होगी, उसके हाथ में एक महंगा सा सिगार होगा, तो वो उसको पोर्ट्रे किया जा रहा होगा। अब तस्वीरें बड़ी ऐसी ली जाती हैं कि वो शो करें कि ये मीनिंग ये नहीं है, लेकिन उसमें उस प्रोडक्ट को प्लेस कर दिया जाता है। जैसे अभी मैं सिंपल यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे एक मैं बड़ा ग्लूमी किस्म का कहीं पैकेट रख देता हूँ, पिक्चर तो मेरी है, लेकिन अब देखने वाला क्या देख रहा है और एक बच्चा क्या देख रहा है, एक बच्चा देख रहा है एक बंदा बैठा हुआ है, लेकिन उसकी वो ध्यान किधर है कि इसके पास है क्या क्या, पोजीशंस क्या क्या, जो कि इसका स्टेटस सिंबल शो कर रहा है, जो कि इसकी पर्सनैलिटी को शो कर रहा है, तो वो यहाँ पे पड़ा हुआ पैकेट भी देखेगा। फिर अच्छा वो पैकेट बड़ा जबरदस्त किस्म का डिजाइन हुआ होगा, वो अट्रैक्टिव डिजाइन हुआ होगा, और उसके बाद अभी क्या हो रहा है कि लेट सपोज किसी को उसकी स्मेल या उसके टेस्ट से मसला है, तो उसको वैरायटी दी जा रही है। अब बच्चों के लिए बबल गम फ्लेवर, कैंडी, कॉटन कैंडी फ्लेवर, इस किस्म के फ्लेवर्स आ रहे हैं। देखें, अगर तो आपने एक साइड ऑफ द इंडस्ट्री को देखना है तो वो क्या कर रही है, दूसरा उनकी मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स को देखें ना, कि वो आपके बच्चे को उसके चीजों के मुताबिक ढाल लें और उसको वो एडिक्ट करवा रहे हैं इस चीज से, यानी अपनी तो वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनके लिए तो ये प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है, लेकिन हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस से अलावा भी ज्यादा स्टेटमेंट है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की एक स्टडी सामने आई है जिसमें कि हेल्थ कॉस्ट और एबिलिटी कॉस्ट की, पाकिस्तान की जो आवाम सिगरेट नोशी करती है उससे पाकिस्तान को तकरीबन 200 बिलियन प्लस का नुकसान होता है। 143 बिलियन तो डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ कॉस्ट है, यानी जो कि हम लोग अपने अमराज की तशखीस पे और उसके इलाज पे लगा देते हैं, 143 बिलियन वो है। उसके अलावा जब एक बंदा निकलता है उसके वो वर्किंग टाइम्स ख़राब होते हैं, जाहिर बात है आप 5 मिनट के स्मोक ब्रेक के लिए जा रहे हैं तो आपका 5 मिनट का या 10 मिनट का टाइम तो सर्व हो रहा है। उसके बाद जब आप वो स्मोक ब्रेक या जो भी ब्रेक आप कह रहे हैं उसको, उसमें अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आप दूसरों का भी उनको भी इंगेज कर रहे हैं, उनका भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो और उसके बाद जो आपकी एबिलिटी होती है फिर 5-10 मिनट आपको सेटल डाउन होने में लगते हैं, तो वो दिन के 3 से 4 घंटे जो है उसकी भी एक कॉस्ट है। इस तरह नहीं है कि वो विदाउट कॉस्ट जा रही है, उसकी कॉस्ट भी है। तो वो अगर हम एडअप करें तो ये खाली जो हम अपने आप को नुकसान दे रहे हैं, खाली सिर्फ नुकसान दे रहे हैं, वो 200 बिलियन प्लस का है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम देखें कि हम फायदा कितना उठा रहे हैं और हमें नुकसान कितना हो रहा है, और ये सारा जा रहा किधर है, मतलब इससे किसको फायदा हो रहा है। तो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी सेट पॉलिसीज और पैटर्न हैं कि जिसपे वो एक गाइडिंग लाइन दे दे कि आपने इस प्रेमिसेस के अंदर रह के काम करना है। जैसे वही मैं आपको बात कर रहा था ना कि घर के डिसिप्लिन की, तो इस तरह हमारे मुल्क का भी एक डिसिप्लिन का फॉर्मूला है, लेकिन उस पर चलने की जरूरत है। हम लोगों, अगर वो कहते हैं ना दवाइयों पे अक्सर लिखा होता है बच्चों की पहुंच से दूर रखें, अब पहुंच से दूर रखने के क्या तरीके हैं, एक कि वो महंगा हो जाए, महंगा हो जाए, बच्चों की जो पॉकेट मनी होगा उससे ज्यादा होगा। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग प्राइस पे मिल रहे हैं सिगरेट्स, या ज्यादातर इस किस्म की जो चीजें 5 रुपए से शुरू होती हैं। आप खुद देखें एक स्मोकलेस का जो प्रोडक्ट होता है वो 5-10 रुपए से शुरू होता है। बड़े जो महंगे सिगरेट है उनकी तो बात छोड़ दें, और महंगे जो ड्रग्स उनकी बात छोड़ दें, जो सस्ती है 5 रुपए से स्टार्ट होगा। 5 रुपए आजकल हर एक गांव का गरीब बच्चे के पास भी होता है। तो यानी हमने उसको इजी एक्सेस दे दी, प्लस वो प्लेस कहाँ पे हो रही है। आप दूसरी चीज, एक बच्चा जाता है दुकान पे, उसको टॉफीज के साथ ही ये चीजें भी मिल रही हैं। अब तो उसके लिए तो ये कोई गलत चीज नहीं है, वो तो कह रहा है कि ये जहाँ पे बिस्किट पड़े हुए हैं वहाँ पे ये चीज भी पड़ी है, मतलब ये भी इसी तरह की एक चीज है जिसको मैं आराम से इस्तेमाल कर सकता हूँ। तीसरा, पेरेंट्स या घर का माहौल ऐसा है कि बाप स्मोकिंग कर रहा है या उस वालिद दादा जान स्मोकिंग कर रहे हैं या घर में कोई और स्मोकिंग कर रहा है, तो वो कहता है ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो एक सिंपल सा है। या हम अक्सर जाते हैं डॉक्टर के क्लिनिक में तो डॉक्टर साहिबान खुद पी रहे होते हैं, तो जो समझाने वाला है वही उसका कल्प्रेट भी है, तो वो कहते हैं कि यार ये क्या। अब आप देखें बाय लॉ पाकिस्तान में पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है, डिस्प्ले अलाउड नहीं है इस तरीके से कि आप उसको हाई लेवल पर रखें। लॉ की बात करें तो बच्चे 18 साल से कम खरीद ही नहीं सकते, और हमारे यहाँ पे वालिदैन के बच्चे को पैसे देते हैं, जा बेटा जाके ले आ, मतलब हम उसको खुद ही एक्सेस दे रहे हैं कि ये लो और जाके ले आओ। अब वो उस लाने में से एक आज चोरी कर ले,
तो क्या हुआ, या फादर की एक पैकेट पड़ा हुआ उसमें से एक आध निकाल ले, फादर को तो समझ नहीं आएगी, लेकिन हमने एक्सेस दे दी ना। वो पहुंच से दूर रखने वाला मामला है। थोड़ा सा हम पहुंच से दूर रखेंगे तो जब वो खुद ग्रो अप करेगा तो उसको ये रियलाइजेशन होगी कि इसको इस वजह से दूर रखा गया। हम जब उसको टेबल पे सजा के और बड़े अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये तो कोई इस तरह की चीज नहीं है जिससे मुझे दूर घरों में ड्राइंग रूम में सबसे खूबसूरत एस्ट्रे रखी होती है। हर अच्छे होटल पे जाएं तो आपको एक ना एक ब्रांड की एस्ट्रे मिलेगी। वो क्यों मिलती है? मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। अब आप एक जहर की मार्केटिंग करें तो मुझे तो उसमें बुराई नजर आती है, अच्छाई कोई नहीं नजर आती, चाहे वो आपको करोड़ों डॉलर का प्रॉफिट दे दे, लेकिन वो कर रही क्या है। और दूसरा ये बड़े सिस्टमेटिकली काम होता है ना। देखिए आपके 2 लाख बंदे मर रहे हैं हर साल, तो इनका प्रॉफिट कम होना चाहिए। इनका प्रॉफिट कम नहीं होता। क्यों? डेली आपके 15 से 2000 बच्चा इंडल्ज हो रहा है इस चीज में। और वो क्यों, कैसे इंडल्ज हो रहा है? वो इसी तरीके से इंडल्ज हो रहा है। जब हम आपको इजी एक्सेस दे देंगे, सारा कुछ इजी गो कर देंगे तो वो बचा गया। या फिर जो वो उसको बार बार देख रहा है, मीडिया पे देख रहा है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी यकीनन इसमें उतना ही कसूर है, जैसे कि अभी जाहिद साहब ने कहा। जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी बेसिकली देखिए, अभी हमने जब इस गुफ्तगू को स्टार्ट किया तो हम मंशियात फरोशी का हमने लार्जर पर्सपेक्टिव लिया। सिगरेट नोशी की हमारे दोस्त ने बहुत सैर हासिल तफसील किया, डॉक्टर साहब ने बताया। जी जी। असल में मसला ये कि हमारा मसला बहुत आगे जा चुका है। बिल्कुल। सिगरेट नोशी से बहुत आगे जितनी नारकोटिक्स की अक़साम हैं वो हमारे माशरे में जहर की तरह सरयत कर चुकी हैं। सिगरेट का एक ज़ाहिर है इट्स डेडली, लेकिन अगेन टू एन एक्सटेंट वी कैन कंटेन इट। लेकिन बाकी जो मामलात हैं मंशियात के, उसमें घराने तबाह हो चुके हैं, उसमें बहुत सारे नौजवान अपनी ज़िंदगियाँ खो चुके हैं। असल में हमें एक बड़ा मजबूत प्लान बनाने की ज़रूरत है। और जैसे हम लोगों ने पहले जिक्र किया, हमें पेरेंट्स को सबसे पहले ऑन बोर्ड लेना है, टीचर्स को ऑन बोर्ड लेना है, हमें एक नेशनल पॉलिसी बनानी है। मैं इसी ज़म्न में आपसे एक पिछले दिनों हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ। हमारी गली के एंड पे ग्रीन एरिया है, वहाँ पे रात को 11-12 बजे के बाद यंगस्टर्स आके स्मोकिंग करते हैं। तो चूँकि वह हमारे एरिया में है तो हमने कहा कि भी हमें थोड़ा सा इसको हैंडल करना चाहिए। और हमें पता लगा चंद एक बच्चे जो हैं वो हमारे आसपास की गलियों के हैं। अच्छा। हम 2-3 अफराद गए, इत्तफाक से मैं उस वक्त नहीं था, बाकी जो मेरे कोलीग्स हैं वो गए। तो एक बच्चे ने बाज़ाब्ता उन साहब के बताने पे कि बेटा ये आप जो नारकोटिक्स इस्तेमाल करें इट्स वेरी डेडली, वेरी डेंजरस, और आप ये नहीं कर सकते, आपको नहीं करनी चाहिए, मैं आपके पेरेंट्स से बात करूँगा। उस बच्चे ने फ़ोन उठा के उनके साहब को दे दिया कि मेरे फादर का नंबर है, मैं कॉल मिला देता हूँ, आप उनसे बात कर लें। अब वो लम्हा फ़िक्रिया था कि बच्चे इतने बोल्ड हो गए हैं उन नारकोटिक्स को इस्तेमाल करते हुए कि वो पेरेंट्स की सपोर्ट हासिल है, तभी उसने इतना हायर स्टेप लिया। बिल्कुल ऐसे। तो हमें इन दोनों पार्टीज़ को बिठा के बात करनी है कि भाई आप इनको बताएं। साथ ही साथ वन वे और दी अदर वे, ये हमारे दोस्त ने जो जिक्र किया, चूँकि ये मल्टी बिलियंस बल्कि मेरा ख्याल है $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, तो हम समहाउ हमें अपनी नस्ल को इस जहर से बचाने के लिए नेशनल लेवल पे कुछ इक़दाम करने होंगे। हमें मुकम्मल तौर पे इन कंपनीज़ के हाथों यरगमाल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी नस्ल को बचाना है। और आप देखें पूरी दुनिया में ये चाहे वो कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री हो, चाहे सिगरेट हो, नारकोटिक्स हो, इन लोगों ने अपना नेटवर्क इतना मजबूत कर लिया है कि ऑलमोस्ट तमाम जो गवर्नमेंट्स हैं वन वे और अदर वे, इन्होंने अपने फुल कंसेशंस लिए हुए हैं वहाँ पे और बहुत आज़ादी के साथ कारोबार कर रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक सिगरेट का पैकेट जिस पर लिखा हो कि स्मोकिंग किल्स, उस पर दूसरे अल्फाज में डेथ वारंट मौजूद है, लेकिन फिर भी वो बिक रहा है। आई मीन इज़न्ट इट सरप्राइजिंग, क्या हम दूसरी कोई ऐसी प्रोडक्ट अलाउ करते हैं जिसमें लिखा हो डेथ मैसेज लिखा है, वो फिर भी सेल हो रही है और वो हॉट केक की तरह सेल हो रही है। तो हमारा अब इशू यही है कि हम ऑन बोर्ड सबको लेके एक स्ट्रैटेजी बनाएं, कैंपेन चलाएं और गवर्नमेंट को इसमें कलीदी रोल प्ले करना है, लेकिन सोसाइटी इज़ गोइंग टू बी पार्टनर। बिल्कुल ऐसे ही है। ओनली देन आई मीन हम ये तवक्को कर सकते हैं कि शायद 5-10 साल के बाद, और जिस तरह जाहिद साहब ने भी बताया, फॉर एग्जाम्पल मैं कशनार पार्क हमारे ग्रुप है उसका पार्ट हूँ। हमने ऑलमोस्ट 2040 ये बात है 2018 की 14 अगस्त का वहाँ पे फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, पब्लिक फंक्शन था, ऑलमोस्ट 1000-2000 लोग आए।
CDA ने वहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 2.5-3 मीटर की है और विड्थ उसकी ऑलमोस्ट 1.5 मीटर की है, जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे सिगरेट नोशी करने वाले को 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। अच्छा। मैं इत्तफाक से एक हमने यंगस्टर्स की टीम बनाई कि आप लोग जो है डिसिप्लिन को ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। एक बच्चे ने मुझे आके रिपोर्ट किया कि जी एक अंकल जो हैं एल्डरली, वो बिल्कुल स्टेज के साथ बैठ के, फैमिली भी बैठी हुई है और स्मोकिंग कर रहे हैं, और मैंने उनको 3 दफ़ा मना किया, वो नहीं माने। तो उसने मेरी सर्विसेज, मैंने कहा आप ज़रा आएँ। मैं उन साहब के पास गया, मैंने कहा देखिए बात ये है कि माशाल्लाह आपकी फैमिली भी इफेक्ट हो रही है, आप पब्लिक फंक्शन में बैठे हैं, CDA का नोटिस बोर्ड लगा हुआ है जो इतने जली हरूफ में आपको इन्फॉर्म कर रहा है, तो काइंडली आप अगर आपको स्मोकिंग करनी ही है तो आप साइड पे चले जाएं, ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे लोग ना हो, और यहाँ तो कानूनन आप वैसे भी नहीं कर सकते। सही। ही स्ट्रेट अवे रिफ्यूज्ड, ही सेड आई विल डू इट व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो वजह यही है कि हमने बेसिकली अपनी आबादी, ख़ास तौर से पढ़े लिखे अफराद जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उनको एक दफ़ा हमने जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है उसको इतने रुथलेसली करना है कि कोई लॉ को वायलेट करने की जरूरत ना करे। बिल्कुल, ये कैसे करना है इसके हवाले से तो बात करेंगे। थोड़ा सा ये जो नॉन स्मोकिंग ड्रग्स के हवाले से हम बात करें, एडिक्शंस के हवाले से बात करें, मैं चाहूँगी वजिया थोड़ा सा इस जानिब भी आएँ कि बाज़ हमें ये जो है वो ड्रग्स नज़र आ रही है मेडिसिन की फॉर्म में, और बच्चे हों, नौजवान हो, इसलिए इनटेक करें कि हम पढ़ाई में आगे निकल जाएँ, हम अच्छी डिग्री ले लें, हम अच्छे पोजीशन होल्डर बन जाएँ। ज़्यादा इनटेक करेंगे, ज़्यादा मेमोराइज कर सकेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, डिग्री अच्छी हो जाएगी, पेरेंट्स खुश हो जाएंगे। पेरेंट्स का ध्यान सिर्फ यहाँ तक है कि बच्चा अच्छे ग्रेड्स ले रहा है, बच्चा पोजीशन होल्डर बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसके माइंडसेट की इतनी कैपेसिटी है, उसकी इतनी ग्रूमिंग है कि वो इतनी चीज़ें मेमोराइज कर सके तो वो एग्जाम में कर रहे हैं, या फिर हमने उसको इस तरह के तमाम रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक वो करे, डॉक्टर बन के सामने आ जाए, इंजीनियर बन के सामने आ जाए, अच्छा डिग्री होल्डर बन के सामने आ जाए। ज़िंदगी होती है, हो नहीं होती तो देखा जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट हमारे माशरे में इतनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है कि आए दिन हम ऐसे केसेस सुनते हैं, इनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, इन पर कौन तवज्जो देगा? बहुत अच्छे आपने ये बात की, क्वेश्चन किया। अब इसमें ड्रग के अलावा अगर हम देखें, मेडिकेशन भी ड्रग के तौर पे यूज़ की जाती हैं, कंसंट्रेशन के लिए, स्लीपिंग पिल्स अगर बात करें, पेन किलर्स की अगर हम बात करें, ये बहुत ज़्यादा, बहुत क्वांटिटी में ली जाती हैं। और हम ये देखें तो एज फैक्टर भी हम काउंट नहीं करते कि बच्चे को अगर फ़र्क पड़ रहा है तो हम उसको कोई सिरप की फॉर्म में या फिर मेडिकेशन की फॉर्म में दे रहे हैं। मैं इस पे ना थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगी कि मेडिकेशन जो है एक सर्टेन लेवल तक आप तब ले सकते हैं जब सेवेरिटी हो, जब आपको लगे कि आप को 1 महीना हो गया आपको नींद नहीं आ रही है, सो ऑन, बहुत सारी रीजंस हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि हमने अपनी ना मेंटल हेल्थ को इन ड्रग्स के ऊपर छोड़ दिया। हमें ज़रा सा सर दर्द होता है, हम मेडिकेशन पे आ जाते हैं, या बच्चे को भी उस चीज़ पे, ऐसे स्लीपिंग पिल्स लेना भी स्टाइल सिंबल है कि देखो मैं स्लीपिंग पिल्स के बगैर सो नहीं सकता या सो नहीं सकती इवन। यस, ट्रू। और वो उस चीज़ को कंसीडर भी नहीं किया जाता। इवन के डॉक्टर्स जो हैं, मैं आई होप कि मुझे ये जो मेरी बात है ये बहुत सारे लोगों के लिए समझने की हो कि डॉक्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब कर देते हैं हिस्ट्री लिए बगैर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप पहले क्लाइंट की हिस्ट्री देखें। हो सकता है कि उसको वैसे ही इस हफ्ते थकावट की वजह से या रीजंस की वजह से नींद ना आ रही हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मेडिकेशन का सिस्टम इतनी तेज़ी से फैल चुका है कि हम बात पूरी सुनते भी नहीं हैं और मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, उसकी हिस्ट्री नहीं लेते। इवन कि अगर आप बाहर देखें तो वो तो पूरी हिस्ट्री लेके, एक डिटेल पूरी चीज़ लेके, हम वेस्टर्न फॉलो तो करते हैं लेकिन हम उनके चीज़ों को हम उससे सीखते नहीं हैं, हम उसमें से नेगेटिव चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि अगर वो जो चीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं उसका पीछे बैकग्राउंड क्या है, पैटर्न क्या है, और वो क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं। हमारा कल्चर बिल्कुल अलग है, हम लोग एक डिफरेंट कल्चर में रह रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि कंसंट्रेशन की, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बच्चों को बहुत सारी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। हम फिजिकली बच्चे को अच्छा खाना दे देते हैं, पहनने को अच्छे कपड़े दे देते हैं, लेकिन हम उसको बचपन से ये नहीं सिखाते कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या होती हैं, कंसंट्रेशन के ऊपर आप कैसे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, पता ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पता ही नहीं है। पहले तो ऐसे खुराक खाने दिए जाते थे बच्चे को जिससे उसकी कंसंट्रेशन लेवल, मेमोरी जो है इनहेंस हो। अब जो है पेरेंट्स जो है आसानियां देख रहे हैं, तो वही वाली बात है कि आसानी में फिर बेशक वो ड्रग ही आ जाए। आप देख लेते हैं कि अगर इससे उसकी कंसंट्रेशन आ रही है, मेडिसिन से आ रही है, पेन किलर से उसको जो है किसी फर्क पड़ रहा है, तो वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। वो जो एफर्ट करने वाली चीजें वो खत्म हो चुकी हैं। कंसंट्रेशन के ऊपर,
मेमोरी के ऊपर, इवन कि कितने स्टूडेंट्स आते हैं जो 1 and 2 वीक्स पहले ही सेशंस लेते हैं और उनको कितनी अच्छी टेक्निक सिखाती जाती हैं और वो फिर आगे कंटिन्यूसली इसको यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो आप बच्चों को वे डायरेक्शन की जहाँ बात हुई, डायरेक्शन तो दें, बच्चों को बताएं तो सही कि ये वेज हैं। और अब तो मीडिया का दौर है, इतनी अच्छी टेक्निक्स, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन के ऊपर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि वही वाली बात है कि आप खुद अगर अपने वे में जाके सर्च करें और देखें, नाम लेने से होता है कि डायरेक्शन आप एक दे देते हैं, तो आप खुद से अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली सर्च करें। तो कंसंट्रेशन के ऊपर इतनी सारी एक्सरसाइजेज हैं, थाउजेंड्स ऑफ एक्सरसाइजेज, तो आप उनकी तरफ नहीं जाते, आप उनकी तरफ जाते हैं जो आपको आसानी लगती है। और इससे हम ये नहीं देखते कि वक्ती बच्चा शायद वक्ती कर ले इम्प्रूव, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें उसके बहुत नुकसान है। यकीनन ऐसा ही है। और वजिया शायद वही माइंडसेट इसकी तरफ भी हमें इशारा करता हुआ दिखाई देता है कि बचपन से ही हम ये डिमांड करते हैं या हमारे पेरेंट्स ये डिमांड करते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ ऐसा दे दें कि इसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये खाए और ये फौरन से जादू हो जाए। तो वही बच्चे का माइंडसेट डेवलप होता जाता है। इसके ऊपर आपसे जरूर जानेंगे आपका पॉइंट ऑफ व्यू। ब्रेक के जाने में बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज के 2 टॉपिक्स जिन पर हम गुफ्तगू करें, जिसमें सबसे पहले बात हो रही है नौजवानों के हवाले से, नौजवानों में बढ़ते हुए जो मनशियात का इस्तेमाल का रुझान हम देख रहे हैं जो कि हमारे माशरे में तेज़ी से डेवलप हो रहा है, इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है, इस पर हम बात करें। और इसके साथ साथ बात हो रही है कि माशरती तरक्की अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क मज़ीद तेज़ी से तरक्की करे, हमारा माशरा अमन इस्तेहकाम का गहवारा बने और इस माशरे की तरक्की, इसके अमन इस्तेहकाम में हम अपना किरदार अदा करें, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत पर तवज्जो दें। सेहत पर तवज्जो देने की जब भी बात होती है तो जहनी सेहत और जिस्मानी सेहत दोनों को साथ लेकर हमने चलना है, दोनों पे यकसा तवज्जो देनी है। कैसे दे सकते हैं, इसकी जानिब अब हम बढ़ेंगे और अपने तीनों पार्टिसिपेंट से बात करेंगे कि हम अपनी जहनी सेहत और जिस्मानी सेहत को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ब्रेक पे जाने से कबल जो वजीहा से बात हो रही थी, मैं चाहूँगी वजीहा हम उस बात को कंप्लीट करें, फिर नेक्स्ट टॉपिक की जानिब आएँ। कि हम ये देखते हैं कि एक बच्चा, एक नौजवान बचपन से ही यही सुनता है कि इसको कुछ ऐसा खाने को दे दें ताकि इसकी सेहत बेहतर हो जाए, ये मोटा नज़र आना शुरू हो जाए, ये प्यारा नज़र आना शुरू हो जाए, इसे कुछ ऐसा डॉक्टर साहब दे दें कि इसकी मेमोरी तेज़ हो जाए, ये चीज़ें मेमोराइज करे, इसको बार बार याद ना करना पड़े, ये ज़्यादा बैठे ना, जल्दी से फ़ौरन से कर ले। क्या ये वो रीजंस हैं कि जिसकी वजह से एक बच्चे का माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि मैं कुछ खाऊंगा, कोई मुझे कुछ प्रिस्क्राइब करेगा, वो मैं इनटेक करूंगा तो ही मेरी एबिलिटीज निखर कर सामने आएंगी, तो ही मेरा जहन काम करना शुरू हो जाएगा, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी काबिल नहीं बन सकता? दिस इज़ ट्रू। आप ये देखें कि जिन घरों में पेरेंट्स मेडिकेशन बड़ा स्ट्रिक्टली मना करते हैं, उन बच्चों को बड़े होने तक आदत नहीं होती। वो एक कोई भी सरदर्द की दवाई भी है, गोली है, तो वो नहीं लेंगे, वो कोशिश करेंगे कि खुद से ही आराम आ जाए। तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग बहुत मैटर करती है कि वो माइंडसेट बनाते क्या हैं और पेरेंट्स खुद उस पर कितना इम्प्लीकेशन कर रहे होते हैं, कितना अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर वो खुद ज़रा से दर्द के ऊपर मेडिसिन ले रहे हैं या डॉक्टर के जा रहे हैं तो बच्चा वो चीज़ बहुत ऑब्जर्व कर रहा होता है। घर का एनवायरनमेंट जो है ना वो बहुत मैटर करता है। और जहाँ तक ये मेडिसिन की बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने खुद कई दफ़ा कितने केसेस में देखा है कि पेरेंट्स खुद बच्चों को दे रहे होते हैं कि वो उसको इतनी तकलीफ हो रही है कि हमसे नहीं देखा गया तो हमने इसको दे दी। अब आसानी की बात चलेगा, इसको मल्टीविटामिन खुद से दे देते हैं। एग्जैक्टली। तो हम रीजन नहीं देखते कि अगर सर दर्द हो रहा है तो उसकी क्या रीजन है, बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा तो उसकी क्या साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। अनफॉर्चुनेटली हम बच्चे की साइकोलॉजी के ऊपर काम ही नहीं करते। ये बात मैं ये श्योरिटी से इसलिए कह रही हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे लगता है कि ये हर आम बंदे को भी पता है कि हम नफ्सियात नहीं देखते। हम बात करते हुए या हम डीलिंग करते हुए बच्चे के साथ उसकी नफ्सियात को बिल्कुल दबा देते हैं और वो हम चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंगली रिजल्ट आए। हम अगर दोस्ती भी कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंगली रिजल्ट आए, बच्चे को डांट भी रहे हैं तो हमारे क्या सही है क्या गलत है हम ये नहीं देख रहे हैं। रही बात मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करने की या लेने की, हम खुद ही बच्चे को लेके जा रहे हैं, हम खुद ही बच्चे को वो दरवाजा दिखा रहे हैं और फिर हम बाद में उसी बात पे डांट रहे होते हैं। वही चीज बच्चे को पहले सिखाते हैं, वही चीज पहले बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और जब बच्चा उसका आदी हो जाता है तो उसी चीज से हम बच्चे को रोकते हैं डांट के। तो मेन अगर कल्प्रिट देखें तो मेन वही कल्प्रिट होता है जो दरवाजा दिखाता है और
दरवाजे तक अंदर लेके जाते हैं। बाज मदर्स तो इंसिस्ट करती हैं डॉक्टर्स के पास जाके कि इंजेक्शन लगेगा तो ही बच्चे को आराम आएगा, अदरवाइज ये ठीक नहीं हो सकता। तो ऐसा बच्चा जिसको बचपन से ही आदत है कि वो इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, ठीक है, वो एक और पर्पस के लिए लगवा रहा है, उसके अंदर से वो जो खौफ निकल गया, हो सकता है कि वो बाद में जाके वो ऐसी एडिक्शन लेके वो जो उसे इंजेक्ट किए बगैर चैन ही ना आए, या इंजेक्ट करना उसके लिए एक बड़ा मसला ना हो, क्योंकि उसका खौफ तो हमने बचपन से निकाल दिया ना, ये भी एक रीजन हो सकती है। और हमने ना ये नोट करना छोड़ दिया है कि जो चीज़ हम ले रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। हम वो साइड इफेक्ट्स देखते हैं कि हमने मेडिसिन खा ली, हम ठीक हो गए, क्या साइड इफेक्ट है, क्वेश्चन ये रेस बच्चे करते हैं, क्योंकि उनकी मेंटालिटी माइंडसेट उतना आगे तक नहीं जाता। आप बच्चे को, आपको पहले खुद पता होगा तो आप बच्चे को वो चीज़ कम्युनिकेट कर सकेंगे। जब आपको खुद ही आइडिया नहीं है कि इस मेडिसिन से बच्चे को एडिक्शन हो सकती है, बच्चे को उसकी आदत हो सकती है, इवन कि कितने डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं होती। एंड बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैंने खुद ये देखा है कि क्लिनिक में बच्चे को मेरे पास कुछ अडल्ट्स आते हैं जो सिंस चाइल्डहुड वो मेडिसिन ले रहे हैं और डेली ले रहे हैं, बिल्कुल डेली बेसिस पे वो ले रहे हैं। और वो ही जब थेरेपी करवाते हैं, मल्टीविटामिन्स हो सकते हैं, कोई और सप्लीमेंट हो सकता है, कोई अल्टरनेट मेडिसिन हो सकती है, और ऐसा हो रहा है कि हम तो बचपन से खा रहे हैं, इसके बगैर हमें रात को नींद नहीं आती। अब वो जब आदत हो जाती है ना, तो ब्रेन का मैकेनिज्म जो नॉर्मल वे में चल रहा होता है उसको हम डिस्टर्ब कर देते हैं। वो जो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है जब वो डिस्टर्ब होता है तो पूरी पर्सनालिटी डिस्टर्ब होती है, चिड़चिड़ापन आना शुरू होता है, बच्चे के अंदर एग्रेसिव बिहेवियर आना शुरू होता है, बच्चे की जो अपना कंसंट्रेशन लेवल होता है वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है नेगेटिवली। बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चे की बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, बच्चे का कॉग्निटिव लेवल जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, बच्चे को चीज़ों को देख के उनके अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेना या उनको रीजनिंग देना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। बहुत सारी रीज़न है, इवन कि हम ये देखें तो ओवरऑल बच्चे की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। और ये वही ज़हनी सेहत है जो मुतासिर होते होते कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल अपीयरेंस में भी आपको नजर आना शुरू होता है कि अब इसकी फिजिकल अपीयरेंस या इसकी फिजिकल हेल्थ भी मुतासिर हो रही है। जाहिर साहब, जैसे कि माशरती तरक्की की भी बात हमने करनी है, जहनी सेहत और जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने की बात करनी है, तो एक ऐसा माशरा जिसकी तरक्की की जिम्मेदारी स्टेट की कहीं ना कहीं है, वो स्टेट उसको पता है कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इस माशरे के लिए नुकसान का सबब बन रही हैं, इस माशरे में रहने वाले अफराद के लिए नुकसान का सबब बन रही है, इनको कंट्रोल करना है। ये स्टेट की अगर अल्टीमेट जिम्मेदारी है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाह रहे हैं, तो फिर यकीनन हमारी टोबैको इंडस्ट्री को कमज़ोर होना चाहिए। जबकि हम ये देख रहे हैं कि वो दिन ब दिन नरिश हो रही है, दिन ब दिन फ्लरिश हो रही है, और हम जो है वो खुद से ही अपने माशरे को मफलूज बना रहे हैं। देखें, स्टेट के साथ साथ ये हमारी एज ए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम किस चीज़ को प्रमोट करें और किसको डिफेम करें। अगर स्टेट के पास लॉज हैं, ठीक, पाकिस्तान के पास लॉज काफ़ी सारे हैं, इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है, इम्प्लीमेंटेशन भी कहीं ना कहीं हो जाती है, फिर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इन जनरल पब्लिक उसका सबसे ज़्यादा बड़ा फुकदान है। अब जैसे एक नॉर्मल मेथ है ना कि माँ का दूध बच्चे के लिए बेहतर है, हम लोगों ने बच्चे को गुपला बनाना है तो उसके लिए फार्मूला मिल्क दे दो, बिल्कुल, उसकी मेंटल कैपेसिटी सारी चीज़ें उसकी तबाह हो जाती हैं उसकी वजह से। अब एक बच्चा अगर कोल्ड ड्रिंक मांग रहा है, दे दो उसको, क्योंकि वो रोना बंद कर देगा, लेकिन उस कोल्ड ड्रिंक से उसकी ओबेसिटी और उसकी ओबेसिटी कंट्रीब्यूट किधर कर रही है, ये नहीं छोड़ना। तो स्टेट ने तो अपनी हमें कहीं ना कहीं एक टूटे फूटे लॉज दे दिए हैं, लेकिन हम लोगों भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज ए पेरेंट या एज ए ब्रदर या एज ए सिस्टर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसकी कितनी इम्प्लीमेंटेशन करें। एक चीज को हम बुरा नहीं कहेंगे तो स्टेट उसको बुरा कहती भी रहे, वो हमारे घर में होती है। अच्छा, चले लॉज बना दिए, आप कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन हमारी जानिब से फुकदान नजर आता है। अगर हम इसको इस पैराए में देखें कि हम तो हैं ही ऐसी कौम, हम तो हैं ही ऐसे अफराद कि जब तक हम पे चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, जब तक डंडे का खौफ नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा कि अपनी जेब से ज्यादा पैसे जाएंगे, ये एक्ट किया तो यहाँ पे फाइन पे करना पड़ेगा, तब तक हमें सुकून नहीं आना, तब तक हमने वो रूल फॉलो नहीं करना। तो अगर इस पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को इतना स्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि हर इंसान को, हर बच्चे को, हर नौजवान को ये डर हो कि अगर मैं 5 रुपए का सिगरेट बाय कर रहा हूँ या मैं कोई ड्रग ले रहा हूँ तो मुझे इस पे कल को फाइन भी देना हो सकता है अगर मैं पकड़ा गया तो मैं मारा जाऊंगा, मुझे जेल हो जाएगी, मुझे पकड़ लिया जाएगा। अगर ये डर और खौफ हो तो भी तो कंट्रोल किया जा सकता है। एब्सोल्युटली कंट्रोल किया जा सकता है। सिंपली देखें कि इधर से जब मिडिल ईस्ट में एक ड्रग कार्टेल यहाँ से मिडिल ईस्ट मूव करता है और डायरेक्ट सर्कल हम कर देते हैं, यहाँ पे एक कत्ल का मुजरिम भी 1 महीने बाद बाहर आके बैठ जाता है। तो जो बाहर लोग उसको देख रहे हैं वो कहते हैं कि यार इसने इतना बड़ा क्राइम कमिट किया लेकिन फिर भी ये उससे निकल के बाहर आ गया, तो उसके लिए एक सेफ पैसेज मिल गया, चलो कुछ ना कुछ मुझे कंपनसेशन कहीं ना कहीं मिल जाएगी। अब
फिर दूसरा बात आ जाती है उसके घर वाले उसको कितना प्रमोट या सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो घर वाले भी कहते हैं चलो खैर है, कोई बात नहीं, कर लो, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। यानी हर चीज को प्रॉफिट एंड लॉस में देखना है, सही या गलत के फैसले में नहीं देखना, उससे उसके रिपरकशंस क्या होंगे, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। हम लोग बड़ा लिमिटेड सोचते हैं, आज का सोचा, आज से अलावा हम लोगों ने सोचना नहीं। आज में भी हम लोगों ने अभी 1-2 बजे तक सोचना है, उसके बाद हम बाद में देखेंगे। हम लोगों का ये एटीट्यूड डेवलप हो चुका है, उस एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत है। देखें, हम बीइंग एज अ कौम हम बहुत अच्छी कौम है, मैं अभी भी कहता हूँ हम बहुत ज़्यादा अच्छी कौम है। अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से हमें नवाजा है उसमें हर एक कौम को वो नसीब नहीं हुई, लेकिन हम लोगों ने उसको अपने हाथ से खुद ही गंवाया है। तो वो जो हमारी वर्च्यूज़ हैं वो लोग इम्प्लीमेंट करके उसके कामयाब हो रहे हैं बाकायदा। हमारे जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करके लोग कामयाब हो रहे हैं, हम खुद क्यों नहीं कामयाब हो रहे? क्योंकि हमें एक और डगर पे लगा दिया गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब भी हमारी जो अपनी तालीमात हैं वो गुम हो गई, हम उस पर चल रहे नहीं है। हमारे जो अपने प्रिंसिपल्स हैं वो गुम हो गए, हमारे जो अपने तौर तरीके हैं वो गुम हो गए। हम लोगों की चीज़ों में आधा इधर से पकड़ा, आधा इधर से पकड़ा, आधा इधर से पकड़ा, और कुछ ये चीज़ हाईलाइटिंग है, ये बहुत अच्छी लगती है। ग्लूमी पिक्चर दिखाते हैं ना, हर हम एज अ कॉम ग्लूमी पिक्चर के पीछे भाग रहे हैं, स्टारडम के पीछे भाग रहे हैं, फेम के पीछे भाग रहे हैं, तो वो तो आपको यू एंड अप इन अ डिच, सिंपल। तो जो आपकी ओरिजिनल वैल्यूज हैं, जो आपकी कोर वैल्यूज हैं, जो आपकी शख्सियत की कोर वैल्यूज हैं, आपके माशरे की, आपके घरानों की कोर वैल्यूज हैं, वो उसको दोबारा से जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हम इसी तरह इधर उधर जाते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, आपने बहुत अच्छी बात की। अब इम्प्लीमेंट कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है, कौन अपनी जिम्मेदारियों को रीफोकस करेगा कि मैं किस तरह से बेहतर बना सकता हूँ, इस मुआशरे की तरक्की में अपना किरदार कैसे अदा कर सकता हूँ। अब अगर जहनी सेहत और जिस्मानी सेहत की बात करें तो यहाँ पे भी हमें एक मिथ नज़र आती है, कॉन्सेप्ट नज़र आता है, एक हमारा माइंडसेट नज़र आता है, बीमार होंगे तो ही डॉक्टर के पास जाएंगे, फिजिकली बीमार हैं तो चलो ठीक है डॉक्टर के पास चले जाएं, लेकिन अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर हमें नज़र आ रहा है, हमें समझ आ रहा है, तो उसको छुपाना हम प्रेफरेबल है। हमारे घर वाले छुपाएंगे कि इसको तो लोग पागल करार दे देंगे अगर हम इसको साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएंगे, या इसको बैठ के हम डिस्कस करेंगे तुम्हारा ये कोई मेंटल इशू है, कोई इसी डिसऑर्डर की जानिब तुम जा रहे हो, तुम्हारी ऐसी हरकत और सकनात से दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है। ये जो माइंडसेट है इसको किस तरह से चेंज किया जा सकता है, इस सोच को कैसे बदला जा सकता है? देखिए, बहुत आपने अच्छा टॉपिक रेस किया। सेहतमंद जहन, सेहतमंद जिस्म के अंदर बिल्कुल परवान चढ़ता है, बेशक दोनों लाजिम मलजूम हैं। इशू हमारे पास ये है कि हमारी जो ज़िंदगियाँ पिछले मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 10-15 साल में हम लोग एक डिसिप्लिन से हट गए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया कि रात तुम्हारे सोने के लिए, आराम के लिए बनाई गई है, दिन काम के लिए बनाया गया। इंसानी तजुर्बात और रिसर्च कहती है अगर रात को 10 से 4 बजे तक सो जाते हैं तो बेस्ट टाइम है, और जो वो 6 घंटे की नींद है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। आप सारा दिन सोते रहें, 12 घंटे भी सो जाएं तो 6 घंटे की नींद का नेमुल बदल नहीं है। उसमें एक केमिकल है ग्लैटोनिन जो रिलीज़ होता है, और बेसिकली वो उसके बारे में ये है कि यूजुअली रात को ही होता है। अच्छा, अब हमारे माशरे में ये हो रहा है कि हमारे फूड पैटर्न्स चेंज हो गए हैं। हम अपनी प्रॉपर जो हेल्दी हमारी कॉन्टिनेंटल फूड थी उसको छोड़ के हम आ गए हैं जंक फूड के ऊपर। हमारी नींद बेज़ाब्तगी का शिकार हो गई है। हम टुकड़ों में सोते हैं, और जब सोते हैं तो 3-4 बजे सुबह सोते हैं। हम अपनी फजर को भी डिस्टर्ब करते हैं, सारे दिन पड़े सोते रहते हैं। अब एक वो आदमी जो रात को 6 घंटे की नींद लेके दिन भर काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी, और एक वो आदमी जो दिन में 10 घंटे सो रहा है उसकी एफिशिएंसी में ज़मीन आसमान का बिल्कुल ऐसे ही है। मैं थोड़ा पढ़ रहा था तो मुझे ये बड़ी हैरानगी हुई देख के कि दुनिया में ख़ासतौर से यूएस में जो बड़ी कंपनीज हैं जिसमें ऊबर है, सैमसंग है, नासा है, ये अपने एम्प्लॉयज़ को दोपहर के टाइम पे 20 मिनट्स का नैप ब्रेक दे रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने रेस्ट रूम बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें। कि अगर वो सुबह से उन्होंने काम करना शुरू किया है तो अगर नैप वो लेंगे तो जो सेकेंड हाफ है वर्किंग डे का वो उसमें उनकी एफिशिएंसी बरकरार रहेगी। इशू हमारे पास ये आ रहा है कि हमारे फिजी ड्रिंक्स हम ले रहे हैं, रात को सो नहीं रहे, जो काम टाइम पे करने के वो कर नहीं रहे, नेचर से दूर हो गए। नतीजा ये है कि हमारा जिस्म भी बीमार हो गया, हमारा जहन भी बीमार हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आपने किसी भी मुल्क को, माशरे को तरक्की देनी है तो जब तक आप तमाम अफराद को एक डिसिप्लिन पे चला के उनको हेल्दी बना के एक्सरसाइज हर फर्द करे,
हर फर्द अच्छी ग़िज़ा ले, हर फर्द कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं ख़ासतौर फिज़ी ड्रिंक्स हैं इनसे बचें, तभी उसकी वो एफिशिएंसी परफॉर्मेंस अपने वर्क प्लेस पे दे सकता है जो कि मुल्क को डेवलप करेगी। बिल्कुल। अब मेंटल हेल्थ जब हमने कह दिया कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों लाजिम और मलजूम हैं, तो इससे अब कोई फरार नहीं है। ठीक। और यही बेसिकली हमारा आउटपुट इंक्रीज करेगा। अब ऑफिसेज में आप देख लें, हॉस्पिटल्स में देख लें और बहुत सारी जगहों पे देख लें, यूजुअली लोग लेट नाइट सो के सुबह देर से उठ के आते हैं, और बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं बेसिकली जिनके हाथों में बागडोर आनी है आगे फ्यूचर की, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स को ये पाया कि वो सुबह नाश्ते के बगैर आते हैं जी। अब आप ये देखें कि इंसानी दिमाग उस वक्त तक एफिशिएंसी के उस लेवल पे ही नहीं आता जब तक उसको प्रॉपर ग्लूकोज ना मिले। ग्लूकोज तब मिलेगा जब फूड टाइम पे ली गई होगी और हेल्दी फूड ली गई होगी। अब एक बच्चा ऑलमोस्ट फास्टिंग के साथ आ रहा है और वो जब उसका अपना पीक का एजुकेशन का जो स्लॉट ख़त्म होती है तो 1-2 बजे जाके वो जो कैफेटेरिया है जिसमें कि जो फूड भी है वो हेल्थ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं बनी हुई है, वो कंज्यूम कर रहा है। एक तरफ वो अपनी इकोनॉमी पे भी, घर की इकोनॉमी पे बोझ डाल रहा है, दूसरी तरफ उसकी जो फिजिक मुतासिर हो रही है वो अल्टीमेटली जाके मुल्क की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रही है। क्योंकि हम जिस वर्क फोर्स को ऊपर लेकर आना चाह रहे हैं, हेल्दी वर्क फोर्स को ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं, वो हम ले नहीं पा रहे। यही वजह है कि आप किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में जाएं और जाके डाटा उठाएं तो पता ही लगेगा एटलीस्ट 20-25 एम्प्लॉयज़ या तो छुट्टी पर हैं बीमारी की वजह से या हैं भी काम पे, तो उनके मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स हैं। किसी को इंसोम्निया है, किसी को फ्लू हुआ है, किसी को फीवर हुआ है, किसी को स्टमक का डिसऑर्डर है। जब आप उसको प्रोब करते हैं, इसको मैं सपोर्ट सिर्फ इस तरह से करूँगा कि हम मुशाहिदा करते हैं रमज़ान के दिनों में इफ्तार के बाद आपको क्लिनिक्स पे बेतहाशा रश मिलेगा। क्यों रश मिलेगा? सारा दिन भूखे पेट होने के बाद शाम को वो 4 दिन का खाना खाने की हर फर्द कोशिश करता है और ऐसे ज़बरदस्त डिसऑर्डर आता है स्टमक का कि फिर वो अगले 4 घंटे क्लिनिक पे अपनी बारी के इंतजार में रहता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब वहाँ सब ये तो हो गया कि जिस्मानी तौर पे अगर हम कमज़ोर हो रहे हैं या हमें कोई प्रॉब्लम फेस हम कर रहे हैं तो उसको हम आइडेंटिफाई करके किसी हद तक ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहनी सलाहियतें जहाँ मुतासिर हो रही हैं, एक बच्चे की हो, एक नौजवान की हो, एक बड़े की हो, या उसके जहन में कुछ ऐसी खलिश चल रही है, कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट रेज हो रहे हैं जो कि उसे किसी नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, उनको कौन ट्रिगर आउट करके उनके लिए सॉल्यूशंस कौन प्रोवाइड करेगा? वजी हाँ, मैं चाहूंगी मुख्तसर वक्त है हमारे पास कि आप इसके लिए भी कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करें। एक चीज़ तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ नॉर्मल है। ये जिस तरह हम फिजिकल बीमार हो जाते हैं, डिफरेंट एलर्जीज या डिफरेंट प्रॉब्लम्स, तो इसी तरह से मेंटली भी हम बहुत सारी चीज़ों का शिकार होते हैं सिंस चाइल्डहुड, और होते हैं। इट्स नेचुरल। कोई भी आपको ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा जो नहीं शिकार हुआ होगा, जिसको कोई स्ट्रेस नहीं हुआ होगा या जिसको चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा होगा, या जो अपनी लाइफ में इस फेज में नहीं आया होगा जहाँ पे उसको सम हाउ स्ट्रेस लेवल उसका इतना गया होगा कि वो काफी ज्यादा तो डिप्रेशन के केसेस होते हैं, एंजाइटी लेवल बहुत कॉमनली है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये तो वो डिसऑर्डर्स हैं जो बहुत कॉमनली हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उस पर्सन को उस लेवल तक हम ट्रीट करते हैं कि वो सुसाइडल रेट तक हमारी बात पहुंच जाती है, रेशो इतना बढ़ जाता है। पहली चीज़ तो मैं यही मेंशन करूंगी कि ये अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करना कि जैसे फिजिकल इलनेस होती है वैसे ही मेंटल इलनेस होती है, और मेंटल इलनेस से मेरी मुराद ये नहीं है कि पागल है कोई, ठीक है? उसका मतलब ये है कि आपको लाइफ में जो स्ट्रेसर आते हैं उनसे आप मेंटली वीक होते हैं और आपको कहीं ना ऐसी काउंसलिंग की या ऐसी थेरेपी की या ऐसी स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है कि आप उसमें से निकले। फिजिकली तो हम मेडिकेशन का इंटेक करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम साइकोलॉजिकली भी मेडिकेशन का ही इंटेक करते हैं क्योंकि हमें सहूलत वो लगती है। लेकिन जो मेंटली अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अप्लाई करके अपने आप को विदाउट मेडिसिन ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग है प्रॉपर, उसमें आपको अपने आप को पहले मेंटली उसकी तरफ लाना पड़ता है। जैसे आप स्कूल में जा रहे हैं, आप ABC से स्टार्ट करेंगे। आप जो लर्निंग करते हैं किसी मेडिकेशन से नहीं करते कि आपने एक मेडिकेशन ली और आपको ABC याद हो गई या आपके दिमाग में ABC आ गई, ठीक है? तो जिस तरह से आप लर्निंग करते हैं
हैं उसी तरह से मेंटल लर्निंग होती है। आप मेंटली ट्रेन अपने आप को करते हैं, लेकिन ये अवेयरनेस बहुत कम है। हम ये चीज कम्युनिकेशन के थ्रू, टेक्निक्स के थ्रू, स्ट्रेटजीज के थ्रू अप्लाई करने की तरफ आते ही नहीं है, और ये अवेयरनेस भी नहीं है। मैं ये बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ कि पेरेंट्स को इस चीज की अवेयरनेस हो, टीचर्स की अवेयरनेस हो। ये सिर्फ एक पर्सन की ड्यूटी नहीं है, ये टीचर्स की भी सबने मिलके करना है। बहुत अच्छी सोल्यूशन आपने प्रोवाइड किया वजिया। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही देना चाहूंगी कि जो हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसको सीरियस लें। हम ब्लेमिंग गेम से हट के हम देखें कि हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं सोसाइटी में और लोगों की जिंदगियों में, और अपने आप को कितना रोल मॉडल बना रहे हैं। वाह, बहुत खूबसूरत बात। वहाब साहब, कोई मुख्तसर पैगाम? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, बेशक हम में से हर एक को पाकिस्तान की तरक्की के लिए और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपने लेवल पे जो कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश करके हमने एक सेहतमंद, तरक्की याफ्ता और जो स्टूडेंट्स हैं तमाम बुराइयों से पाक पैदा करने हैं। वाह, क्या बात है। जी जाहिर साहब। स्टेट की भी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, और हमारी इंडिविजुअल भी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को पहले महफूज रखें और फिर उसके बाद अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को भी महफूज रखें, और इसके लिए प्रैक्टिकल काम करें, खाली बात ना करें और सारी लॉज ना बनाएं, प्रैक्टिकल काम करें उससे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे पैगाम। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, जिसमें हमने नौजवानों के मसाइल पे बात की, हमने कुछ जो है वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी जो है हाईलाइट करने की कोशिश की, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर बात की, बुजुर्गों की बात की, और इस मुआशरे के कवानीन को हमने ही बदलना है। अगर हम चाहते हैं कि हम तरक्की करें, हमारा मुआशरा तरक्की करे, हमारा मुल्क तरक्की करे, तो इसके लिए हमने किरदार अदा करना है। कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। यही पैगाम है। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।